कि ये नाम कस्टम एक्ट क्यों पड़ा। 3 टाइप के वाटरवेज हुए, इंटरनल वाटरवे, टर्टल वाटरवे एंड इंटरनेशनल वाटरवेज। इंटरनेशनल वाटरवेज को बाइफिकेट किया गया। कभी कभी ऐसे भी होता है, वेयर हाउस का कंसेप्ट कैसे आया, गुड्स आए, कस्टम एक्ट 1878, लैंड कस्टम एक्ट 1924 जाता है। तो देखो ये है स्लोप, जैसे ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, ये जैसे क्या आप इंपोर्ट कर सकते हो, नहीं, वो सिर्फ कैनलाइजिंग एजेंसीज के लिए, अगर उस समय शुल्क कलेक्ट होते थे वो भी कहाँ, सिटी गेट्स पे करता है, तो उसके लिए उसने वहां के जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, यहां वर्ड टेरिटोरियल सी डिफाइन किया गया। वैभव जी अगर इंपोर्ट करना चाहते हैं ऑफ कस्टम एक्ट को, अगर आप देखो, हमारी इतनी लंबी लैंड फ्रंटियर है, मोर देन 14,000, फ्रॉम नथुला इन सिक्किम से लेके डेजर्ट ऑफ जोधपुर, सारा काम हम कर रहे हैं असेसमेंट करते समय। बिफोर वी स्टार्ट इनटू द निटिग्रिटी ऑफ द कस्टम एक्ट, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये नाम कस्टम एक्ट क्यों पड़ा। इसके लिए हमें थोड़ा पुराने समय में जाना पड़ेगा। पुराने ज़माने में किंगडम्स होते थे, राज्य होते थे। तो अगर कोई एक व्यापारी, ट्रेडर, मर्चेंट किसी दूसरे राज्य में अगर सामान बेचना चाहता हो था, तो उसको क्या करना पड़ता था, उसको वहाँ के राजा के लिए एक गिफ्ट लेके जाना पड़ता था। फिर राजा खुश होकर उसको अलाउ कर देता था कि आप मेरे राज्य में सामान बेच सकते हो। तो धीरे धीरे ये प्रथा बन गई कि अगर किसी को दूसरे राज्य में जाके सामान बेचना है तो उसे वहां के राजा के लिए गिफ्ट लेके जाना पड़ेगा। तो ये ट्रेडिशन, प्रथा, कस्टम का मतलब क्या हुआ, ट्रेडिशन, प्रथा, इसके बेस पे वर्ड कस्टम एक्ट बना। तो इसीलिए गवर्नमेंट कहती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि अगर आपको इंडिया में आना है सामान बेचने के लिए तो आपको एक गिफ्ट देना पड़ेगा डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट को। तो वैभव जी अगर इंपोर्ट करना चाहते हैं इंग्लैंड से, तो वैभव जी को एक गिफ्ट देना पड़ेगा। अब मैं आपको एक रेफरेंस के लिए बता रहा हूं क्या गिफ्ट है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, बीसीडी देना पड़ेगा, बेसिक कस्टम ड्यूटी। तो इतना तो मिनिमम आपको देना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को, ठीक है। फर्दर अब जरा एक इंपोर्ट वर्ड को समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड इंपोर्ट। जब हम लेमैन के लैंग्वेज में अगर समझें तो इंपोर्ट का मीनिंग कुछ ये समझ में आता है, एक लेमैन को, एक ऑर्डिनरी आदमी, इवन अच्छे अच्छे लोग पढ़े लिखे भी ये समझते हैं कि जैसे कोई ट्रेडर है, ट्रेडर यानी कमर्शियल पर्सन है, वो चाइना से अगर कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है तो उसके लिए उसने वहां के जो एक्सपोर्टर है उसको पे किया। तो जब इंडिया के पोर्ट में आया वो प्रोडक्ट, क्योंकि उसने एक कंसिडरेशन, एक अमाउंट पे किया था, उस पर ड्यूटी लगेगी। पर अगर मैं कहूं मैंने चाइना से एक प्रोडक्ट इंपोर्ट किया एज सैंपल फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिस, कैन आई से दैट इंपोर्ट ट्रांजैक्शन अंडरटेक हुआ या नहीं? क्या ये इंपोर्ट है, क्या इस पर कस्टम ड्यूटी लगेगी या नहीं? यह और थोड़ा एक एग्जांपल लेता हूं। मेरे अंकल ने जो अमेरिका में रहते थे मेरे लिए एक गिफ्ट भेजी मेरे बर्थडे पे, क्या इस पे कस्टम ड्यूटी लगेगी या नहीं लगेगी? या मैं यहां से अमेरिका गया अंकल से मिलने के लिए, वहां पे मैंने एक टी शर्ट बड़ी पसंद आई, मैं उसको पहन के वापस इंडिया में आ गया, और जब मैं अमेरिका जा रहा था तो मैं एक सूटकेस में कुछ सामान ले गया था और वो वापस सामान में लेके आया। तो क्या वो जो शर्ट है जो मैंने वहां खरीदी और लेके आई है, जो सूटकेस जो मैं यहीं से ले गया था वापस लेके आया, क्या वो इंपोर्ट है? या जिस फ्लाइट में मैं बैठ के अमेरिका से यहां इंडिया पहुंचा, क्या वो फ्लाइट को मैं कहूं क्या दैट फ्लाइट हैज बीन इंपोर्टेड? या उस फ्लाइट में कुछ सामान था, फ्यूल था, स्टोर था, क्या वो भी इंपोर्ट है क्या?
एक लेमैन, एक ऑर्डिनरी आदमी क्या समझता है इंपोर्ट मतलब क्या होता है? एक कमर्शियल ट्रांजैक्शन है, कंसिडरेशन है, पर्सनल नेचर का नहीं होना चाहिए, तभी हम कहेंगे इंपोर्ट है और इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, वो ये समझता है। बट जब हम इसके निटिग्रिटी में जाएंगे तो इंपोर्ट का मीनिंग काफ़ी गहरा है, नॉट एज व्हाट अ लेमैन थिंक्स। जरा अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कस्टम एक्ट का। थोड़ा सा हम पास्ट में जाते हैं हिस्ट्री में, तो जरा देखें। अगर आप एकदम एंशियंट टाइम में जाओगे, कभी अगर पढ़ने का शौक हो, पढ़ना, जिसको हिस्ट्री पढ़ने का शौक है, तो अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य, अगर उस समय शुल्क कलेक्ट होते थे, वो भी कहाँ? सिटी गेट्स पे। जो आज का स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट स्ट्रक्चर है जो कस्टम लॉ का, उसका बेस एक्चुअल में ब्रिटिशर्स ने ले डाउन किया था जब उन्होंने फर्स्ट टाइम कलकत्ता के अंदर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू स्टैब्लिश करा था इन द ईयर 1856। उसके बाद ईयर 1859 के अंदर कस्टम टैरिफ एक्ट ब्रिटिशर्स ने बना दिया था, जहां क्लासिफाई करे गए थे, गुड्स के रेट स्पेसिफाई करे गए थे। तो जब इंडिपेंडेंस हमें मिला, उस समय 3 एक्ट हुआ करते थे। सी कस्टम एक्ट 1878, लैंड कस्टम एक्ट 1924 और इंडियन एयरक्राफ्ट एक्ट। ये तीनों एक्ट थे, और भी अलाइड लॉज थे। इन सब को कंसोलिडेट किया गया और एक एक्ट बनाया गया, दैट वाज आवर कस्टम एक्ट 1962 और कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। अब व्हाट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ कस्टम एक्ट को अगर आप देखो, हमारी इतनी लंबी लैंड फ्रंटियर है, मोर देन 14,000, फ्रॉम नथुला इन सिक्किम से लेके डेजर्ट ऑफ जोधपुर। अकेली हमारी कोस्ट लाइन देखो, इट्स मोर देन अराउंड 7,600 किलोमीटर। डिपार्टमेंट को, हमारे कस्टम डिपार्टमेंट को सिर्फ कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू उसका ऑब्जेक्टिव नहीं है, उसको और बहुत से एस्पेक्ट देखने होते हैं, मैनेज करने पड़ते हैं। हमारी कंट्री में कोई फेक करेंसी लेके आ जाए, कोई कॉन्ट्राबैंड इलीगल गुड्स लेके आ जाए, ड्रग्स लेके आ जाए, कोई टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए यूज़ हो, उन सब चीज़ को रेगुलेट करना, कंट्रोल करना। तो अपार्ट फ्रॉम बेसिक है, ठीक है, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, उसके और बहुत सारे काम हैं कस्टम एक्ट के। अब बढ़ते हैं जरा आगे, तो शुरू करते हैं चैप्टर बेसिक कंसेप्ट ऑफ कस्टम्स। इन टर्म्स ऑफ एग्जाम इंपॉर्टेंस, आपको ये चैप्टर में से कुछ की डेफिनेशंस हैं वो पूछी गई हैं बहुत बार, बट आपको ये चैप्टर और अगला जो चैप्टर है, दैट इज इंपोर्ट एक्सपोर्ट, दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर अंडर कस्टम, क्योंकि अगर आप ये चैप्टर समझ पाए तभी आप आगे की पूरी चेन समझ पाएंगे। यहाँ पूरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर सारा डायग्रामेटिकली विजुअल्स फॉर्म में मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने कस्टम पोर्ट तो देखा नहीं होगा, कस्टम एयरपोर्ट तो देखा होगा, पोर्ट तो हार्डली किसी ने देखा होगा। कस्टम इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एज, मतलब वैसे तो जीएसटी वाज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, पर कस्टम में काफ़ी सारे डायग्राम चार्ट्स के बेस पे ये समझा जा सकता है। बट मैंने भी जगह जगह यूज़ करे हैं काफ़ी सारे चार्ट डायग्राम। बट एक चीज़ याद रखना, चार्ट से समझ में आ जाएगा, बट एग्ज़ाम में लिखने के लिए वर्डिंग्स चाहिए। हमें वर्डिंग्स पे उतना ही एम्फसिस और ध्यान देना होगा, तब जाके नंबर आएंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं चैप्टर। पहली चीज़ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कस्टम एक्ट किस एंट्री के तहत लगा? अगर आप रिकॉल करो, ये मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न काफ़ी डिटेल में जीएसटी में करवाया था, काफ़ी डिटेल में। एंट्री नंबर 83 के तहत गवर्नमेंट के पास पावर आई, गवर्नमेंट के पास पावर आई कि वो कस्टम एक्ट इनैक्ट कर पाई। 83 पावर दे रहा था टू लेवी कस्टम ड्यूटी
इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट ड्यूटी, अगर याद हो, ये डिटेल में करा हुआ है, अगर वो याद नहीं हो तो आप फिर से एक बार जीएसटी के वो देख लेना। तो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, पावर के तहत एक्ट आया कस्टम एक्ट, और एक आया कस्टम टैरिफ एक्ट। टैरिफ एक्ट मतलब क्या, लिस्ट ऑफ गुड्स अलॉन्ग विथ रेट ऑफ ड्यूटी। टैक्स दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये सारा मैंने वहाँ डिस्कस करा हुआ है जीएसटी के अंदर। फिर एक्ट होता है, एक्ट के नीचे रूल्स होते हैं। रूल्स किस लिए होते हैं, एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। रेगुलेशंस होते हैं किसको, एक्ट और रूल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। नोटिफिकेशन, सर्कुलर, ट्रेड नोटिस, ऑल दिस वर एक्सप्लेन इन अ वेरी ग्रेट डिटेल इन जीएसटी। अगर ये वाला पार्ट आप चाहे पढ़ लेना, ये मैंने वहाँ करवाया। अगर चैप्टर की बात करो तो इस चैप्टर के अंदर पहला तो सेक्शन 1 हम यहाँ से भी स्टार्ट करेंगे, इस और एक चार्जिंग सेक्शन थी मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर। अगर आप देखो इसमें काफ़ी सारी डेफिनेशन दी हुई है। कस्टम में हार्डली आपको 25-30 सेक्शन भी अगर आपको आ जाए, दैट इज मोर देन इनफ फॉर स्कोरिंग मार्क्स इन एग्जाम। अगर आपका टारगेट 70+ है आईडीटी में, तो आपको कस्टम और एफटीपी को भी ड्यू वेटेज देनी पड़ेगी, क्योंकि हर क्वेश्चन का पार्ट ये रहेगा। एक क्वेश्चन के जो सब पार्ट्स होते हैं काफ़ी सारे, उनमें से एक पार्ट हमेशा कस्टम का होता है या एफटीपी का होता है। तो आपको हार्डली, वो भी लिस्ट मैंने मार्क करी हुई है आपके समरी नोट्स के अंदर। तो अगर जैसे सेक्शन 12 आपको आना ही चाहिए। अब इसमें बहुत सारी डेफिनेशन दी हुई है, क्या पॉसिबल है इतनी सारी ये डेफिनेशन, ठीक है, सब सेक्शंस इतने याद रखना? आंसर इज ऑब्वियसली नो। कुछ एक आपको मैं आपको बता दूंगा जो आपको आना चाहिए, जैसे इंडियन कस्टम ऑर्डर, वो जब चैप्टर का एंड होगा तो मैं आपको डिटेल दे दूंगा, ये इतनी आनी चाहिए अगर आपको स्कोर करना है। दैट इज़ बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस, एग्जामिनेशन टेंट के बेस पे मैं आपको बताऊंगा। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर सिर्फ हम सेक्शन 2 लिख दे तो काम चल जाएगा। एक चीज़ याद रखो, आप फाइनल के अंदर हो, क्या वो जो आपका पेपर चेक कर रहा होगा वो बहुत पढ़ा लिखा एक्सपीरियंस्ड बंदा होता है? क्या वो नहीं जानते सिर्फ सेक्शन 2? वो आप अपने आप को कन्विंस करना चाहते हो तो अलग बात है, नहीं कुछ नहीं मैंने लिख दिया, उसके नंबर कुछ नहीं होते ऐसे सेक्शन 2 लिखने के लिए, आपको कोट करना पड़ेगा। वो हार्डली 6-7 है जो आपको आने चाहिए, वो एंड में बता दूंगा मैं चैप्टर में। सर सेक्शन 2 लिखने से कुछ नहीं होगा, तो उसमें इतने मत जिए। तो शुरू करते हैं। पहला सेक्शन जो है वो क्या कहता है, जो बच्चे पहले कस्टम शुरू कर रहे हैं और जीएसटी बाद में करेंगे, तो मैंने जीएसटी में ये पूरा बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, ये वाले सारे एस्पेक्ट, ठीक है। तो वहाँ पे आप ये कर लेना। अभी आप क्या बस एक रनिंगली इसको पढ़ लो, इसको, इस वाले पार्ट को। हमारे लिए अभी यहाँ मतलब क्या, ये जीएसटी में तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है, आना भी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न। जो एंट्री नंबर 83 के तहत पावर आई कि गवर्नमेंट कस्टम ड्यूटी लगा सकती थी, ठीक है। तो ये वाली एंट्री हमारे लिए रेलेवेंट है, तो ये सिर्फ पढ़ लें आप, ये पूरा का पूरा। मैं यहां से शुरू करूंगा। जैसे एक्ट है, अभी मैंने जैसे आपको बताया, एक्ट रूल्स किस लिए होते हैं, एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। जैसे एक्ट में लिखा हो कि आपको टैक्स इतने दिन तक पे करना है, अब वो कैसे पे करना है, डीडी होगी, क्या होगा, वो फिर डिटेल रूल्स में आएंगे। फिर रेगुलेशन उसको सपोर्ट करने के लिए होता है। टैरिफ एक्ट मतलब क्या हुआ, लिस्ट ऑफ गुड्स, जहाँ लिस्ट ऑफ गुड्स दिया जाता है अलोंग विथ रेट ऑफ ड्यूटी। फिर सीबीएसई के मैनुअल, सर्कुलर, इंस्ट्रक्शन। सर्कुलर शायद पता भी होगा, सर्कुलर क्या होता है, दैट रिप्रेजेंट द व्यू ऑफ द डिपार्टमेंट ऑन अ पर्टिकुलर इशू। जैसे एक एग्जांपल आपको दे सकता हूं, बड़ा अच्छा एग्जांपल है, एक्साइज में था, मैंने नारियल का तेल फैक्ट्री से निकाला, तो इसमें ये इशू बना, क्या इसको क्या ट्रीट करा जाए, मतलब क्या वो खाने का ऑयल है, कुकिंग ऑयल है, क्योंकि साउथ में कुकिंग ऑयल के अंदर करते हैं लोग,
फूड्स को बनाते हैं, या मैं इसको ये बोलूं कि नहीं ये हेयर ऑयल है, इसमें बड़ा इशू रहा। लास्ट में जाके जैसे कुछ एरिया में डिपार्टमेंट वाले उसको हेयर ऑयल ट्रीट कर रहे थे, कुछ एरिया में उसको कुकिंग ऑयल ट्रीट करा जा रहा था। लास्ट में जाके डिपार्टमेंट को क्लैरिफिकेशन करना पड़ा कि जैसे कोई 2 लीटर का तो हेयर ऑयल खरीदता नहीं, तो अगर पैकिंग 2 लीटर की जैसे है तो उसको कुकिंग ऑयल माना जाएगा। ठीक है, तो सर्कुलर रिप्रेजेंट व्हाट द व्यू ऑफ द डिपार्टमेंट ऑन अ पर्टिकुलर इशू। वो अक्रॉस द कंट्री सारे ऑफिसर्स को उसको फॉलो करना पड़ता है। बट द एसएससी में चैलेंज द सर्कुलर, अगर उसको लग रहा है वो एग्री नहीं कर पा रहा है तो उसको चैलेंज भी कर सकता है। इंस्ट्रक्शंस जैसे इशू होते हैं, डिपार्टमेंट नोटिफाई करता है, मतलब पर्टिकुलर ऑथोरिटी डिपार्टमेंट भी नोटिफाई करता है इंस्ट्रक्शन के, अथॉरिटीज़ को ये फॉलो करना पड़ेंगे। ट्रेड नोटिस क्या होता है, जब इंडस्ट्री को कोई प्रॉब्लम होती है तो पर्टिकुलर कमिंस्ट्रेट ट्रेड नोटिस इशू करता है, या डिपार्टमेंट भी इशू करता है ट्रेड को क्लैरिफिकेशन के लिए। तो मैं आपको अभी 5 मिनट देता हूँ, एक बार आप यहाँ तक पढ़ लें। ठीक है, हमारा शुरू एक्चुअल में होगा यहाँ से ये चैप्टर। आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, आप पढ़ लें एक बार। और एक हैबिट बना लें जो यहाँ शुरू हो रहा है। मैं हमेशा ऐसे आपको समय दूंगा पढ़ने का, क्योंकि पेन ड्राइव के साथ बस यही प्रॉब्लम रहती है। स्टूडेंट क्या है, सुने जा रहे हैं सुने जा रहे हैं उससे हो क्या जाएगा, आपको रुक के एक बार रिकॉल तो करना पड़ेगा, सारा का सारा समझना तो पड़ेगा। फेस टू फेस में तो जैसे मैंने दे दिया कि पढ़ो आप, तो मैं मॉनिटर कर रहा हूँ। यहाँ आपको अपनी सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करनी पड़ेगी, यू विल हैव टू मेंटेन दैट। ठीक है, तो 5 मिनट आपको दे रहा हूँ, धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी इस अप्रोच की जो मैं आपको दे रहा हूँ। जब मैं बोलूँ पढ़ो तो पढ़ो, और जिसको लग रहा है 5 मिनट से ज़्यादा समय लग रहा है, स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो है, एग्ज़ाम में बहुत अच्छी लेवल की स्पीड चाहिए पेपर को सॉल्व करने के लिए, तो वो एक बार रोक दें, फिर उसके बाद में कंप्लीट करके ही आगे बढ़ें। ठीक है।
क्या कहता है सेक्शन 1? जनरली हर एक्ट में सेक्शन 1 यही होता है ना. दिस शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट. शायद लॉ में पढ़ा होगा शॉर्ट टाइटल लॉन्ग टाइटल. जब हम शॉर्ट टाइटल कहते हैं बस एक नाम आ गया, कस्टम एक्ट और ईयर बता दिया. लॉन्ग टाइटल होता द एक्ट में वी कॉल्ड कस्टम एक्ट टू कंसोलिडेटेड. जो भी मैंने 3 एक्ट बताए और एलाइड लॉ को करना है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है, बहुत डिटेल लंबा सा होता है. वो फिजिबल नहीं होता कि हर जगह बार बार इतना लंबी लॉन्ग टाइटल स्पेसिफाई हो. तो आज की डेट में तो मैक्सिमम जितने लेजिस्लेशन बन रहे हैं वो हमेशा शॉर्ट टाइटल ही उनकी शॉर्ट टाइटल ही होती है. नाउ इट सेज इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया. फिर एक वर्ड बोला गया एंड सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड दिस इन द एक्ट. इट अप्लाइज ऑल्सो टू एनी ऑफेंस कॉन्ट्रवेंशन देयर अंडर कमिटेड इवन आउटसाइड इंडिया बाय एनी पर्सन. यानी अगर किसी बंदे ने आउटसाइड इंडिया कोई ऑफेंस किया तो भी क्या उस पर कस्टम एक्ट लगेगा. आपको रिकॉल करा दूं, जीएसटी में हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था, कंसेप्ट ऑफ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन. उसमें मैंने आपको क्या लॉजिक बताया था. फॉर एग्जाम्पल विजय माल्या ने हमारे कस्टम एक्ट की नॉन कंप्लाइंसेस करी, कुछ ऐसी बदमाशी करी, हवाला चेन से कुछ बदमाशी करी, कोई पैसा भेज दिया और यहाँ से प्रोडक्ट मंगा लिया, कुछ भी ऐसा किया. बट सम नेक्सस शुड बी इस्टेब्लिश्ड. तब जाके उसके खिलाफ यहाँ से अथॉरिटी जाके फाइट करेंगे वहाँ पे जाके कि इसने हमारे यहाँ ये एक्ट नॉन कंप्लाइंसेस किया है, इसके खिलाफ ये एक्शन हम लेना चाहते हैं. तो इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया. पर अगर एक्ट में और कहीं ये स्पेसिफाई हो रहा है तो अलग बात है. अदरवाइज एनी ऑफेंस कॉन्ट्रवेंशन देयर अंडर कमिटेड आउटसाइड इंडिया बाय एनी पर्सन बट इट शुड बी सम टेरिटोरियल नेक्सस शुड बी एस्टैब्लिश्ड. सबसे पहले तो इंडिया का मतलब क्या हुआ. मजे की बात है, जब हम पढ़ते हैं डेफिनेशन इंडिया की तो सिंपली वर्ड कहता है इंडिया इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, फुल स्टॉप. क्या इंडिया को यहां डिफाइन करा गया है? नहीं, क्योंकि इंडिया अभी भी डिफाइन नहीं है. सिंपली बोला क्या गया टेरिटोरियल वाटर. अब क्या होता है टेरिटोरियल वाटर, ये भी नहीं डिफाइन किया गया. तो अब हमें मीनिंग ढूंढना पड़ेगा. मैंने आपको जैसे जीएसटी में इंटरप्रिटेशन कराया था, जब कभी हमें कोई डेफिनेशन नहीं मिलती एक्ट में तो फिर हम क्या करते हैं, जनरल क्लॉज एक्ट में जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में जाते हैं, फिर उसी टाइप के उसी एलाइड टाइप के एक्ट में डेफिनेशन ढूंढते हैं. और जब वो भी नहीं मिलती तब फिर हम कोर्ट के पास जाते हैं इंटरप्रिटेशन के लिए. अब नेक्स्ट डेफिनेशन, अब इसको मैं लिंक करूंगा, इसमें काफी टाइम लेंगे, हम करेंगे, समझेंगे इसको. इंडियन कस्टम वाटर को डिफाइन किया गया द वाटर एक्सटेंडिंग इनटू सी अप टू द लिमिट ऑफ. अगर आप देखो वहां मैंने वर्ड काटा हुआ है कंटीजियस जोन ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 5, क्योंकि ये अमेंड हो गया था. अब यहां वर्ड आया अप टू द लिमिट ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन अंडर सेक्शन 7 ऑफ द टेरिटोरियल वाटर कॉन्टिनेंटल शेल्फ EEZ एंड अदर मैरीटाइम जोन एक्ट एंड इंक्लूड्स बे, गल्फ, हार्बर, क्रीक और टाइडल रिवर. पहले तो भी इंडिया यहां डिफाइन नहीं, फिर क्या जरूरत है ये इंडियन कस्टम वाटर को, क्यों यहां, क्या कहना चाह रहा है ये एक्ट, क्यों सब ये वर्ड डिफाइन किया गया इंडियन कस्टम वाटर. ये एग्जाम में बहुत बार आया हुआ भी है. तो सबसे पहले हम समझते हैं इंडिया क्या है. तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 1, ठीक है, सब आर्टिकल 3 में बोला गया द इंडिया कॉम्प्रोमाइजेज द टेरिटरीज ऑफ द स्टेट. यूनियन टेरिटरी सच अदर टेरिटरी हैज बीन एक्वायर्ड, जैसे गोवा बाद में एक्वायर हुआ होता है इंडिपेंडेंस के बाद. ये तो सब लैंड पार्ट की बात हो रही है यहाँ. और यहाँ ये बोला टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया. टेरिटोरियल वाटर का मतलब क्या बोला गया, अब इसके बाद हम इवैल्यूएशन करेंगे एक बार ये पढ़ के, ठीक है. क्या बोला गया, टेरिटोरियल वाटर मीन्स एवरी पॉइंट ऑफ विच is at a distance of 12 nautical mile from the nearest point of the appropriate baseline. और ये एक्ट है, क्यों ये डिफाइन हुआ, दैट इज
ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर अभी हम कस्टम की डेफिनेशन में जाएं, व्हाट इंडिया मीन्स, बोलता है इट इंक्लूड टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। शायद आईपीसीसी में आपने किया होगा तो याद होगा, यानी अप टू 12 नॉटिकल माइल। बस इतना बोल के वो चुप हो गया। अब क्यों ये ऐसे डिफाइन किया गया और ये एक्ट का रेफरेंस क्यों आ रहा है, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा इंटरनेशनल लेवल पे जाना पड़ेगा। अगर आप देखो, देयर इज अ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। क्या है ये? यहां वर्ड टेरिटोरियल सी डिफाइन किया गया। शायद अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होगे पेज 3 के अलावा, तो शायद कहीं पढ़ा होगा, जैसे चाइना यूएसए में बड़ा कन्फ्लिक्ट चल रहा होता है, चाइना कुछ आर्टिफिशियल आइलैंड क्रिएट कर रहा है ऐसे करके। हुआ क्या था, इस यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन में ये बोला गया था, एक कंट्री सोवरेन राइट, जैसे ये पूरी एरिया मेरी है, इंडिया की है, तो उसकी जो राइट्स होगी उस कंट्री की, वो सिर्फ उसके ये जो कोस्टल लाइन है, ये जो बाउंड्री है, यहीं तक नहीं रहेगी, इससे भी एक्सटेंड होके अप टू 12 नॉटिकल माइल तक रहेगी। वहां वर्ड था टेरिटोरियल सी, तो इसका मीनिंग एक ही है, टेरिटोरियल सी और टेरिटोरियल वाटर। अब उसके बाद और एक चीज, एक कंट्री के 3 वाटर्स होते हैं। 3 वाटर्स, यस, इंटरनल वाटर, टेरिटोरियल वाटर और इंटरनेशनल वाटर। वो सुना होगा ना गाना, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, वो हिसाब किताब हो गया ये। तो इंटरनल वाटर क्या हुए, जैसे रिवर्स हो गए, लेक्स हो गए, कैनाल्स हो गए, उस कंट्री के अंदर है। टेरिटोरियल वाटर अभी हमने क्या देखा, 12 नॉटिकल माइल तक, 12 नॉटिकल माइल तक फ्रॉम दिस कोस्ट लाइन दैट कंट्री विल हैव द फुल सोवरेन राइट, पूरा उसका प्रभुत्व होगा उस एरिया में। फिर ये स्पेसिफाई हुआ इसके अंदर यूनाइटेड कन्वेंशन वाले में कि एक कंट्री को 200 नॉटिकल माइल तक भी एक्सक्लूसिव राइट दिया जाएगा, दैट इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अगर हमारे घर में कोई आए, क्या हम ऐसे अलाउ करते? नहीं। तो हमारे देश दैट इज इंडिया में अगर कोई ऐसे आए, क्या हम उसे अलाउ करेंगे? नहीं। तो क्या फिर अगर कोई शिप को श्रीलंका अगर जाना है, तो क्या मैं उसको, जैसे यहां पे अगर श्रीलंका जाना है, तो क्या मैं यहां पे अपने 12 नॉटिकल माइल के लिए अलाउ नहीं करूंगा? वो उसी के अंदर अगर दायरे में अगर वो फॉल कर रहा है तो उसके अंदर एक वेरी ब्यूटीफुल टर्म स्पेसिफाई हुआ, द कंट्री विल गिव अ इनोसेंट पैसेज। द वर्ड इज व्हाट? इनोसेंट पैसेज। आई रिपीट, अगर कोई कंट्री दूसरी कंट्री का इंटेंशन स्पाइंग करना है तब हम अलाउ नहीं करेंगे। बट क्या कोई वॉरशिप, सबमरीन्स आ सकती है इस 12 नॉटिकल माइल में? विदाउट हमारी परमिशन नहीं आ सकती। हम सिर्फ इनोसेंट पैसेज के लिए अलाउ करेंगे, और वो कंटिन्यूस होना चाहिए, ऐसे नहीं कि रुक रुक के ऐसे जा रही हो, क्लियर कट वहां लिखा हुआ है। अब इस जो ये एग्री हुआ था, इस लॉ ऑफ द सी पे हमारी कंट्री ने फिर एक एक्ट पास किया। उस एक्ट का नाम था ये टेरिटोरियल वाटर कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड अदर मैरीटाइम एक्ट, ये नाम था ये वाला। इसके अंदर अब हम ब्रेक करेंगे पूरी उस वाटरवेज को हमारे। तो देखना, इसके तहत हमने बोला 12 नॉटिकल माइल तक तो हमारा एक्सक्लूसिव राइट है। फर्दर इस एक्ट में स्पेसिफाई है, ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, मैं आपको सिर्फ नॉलेज के लिए ये चीज़ें बता रहा हूँ, बट ये आपको आना चाहिए जो कंसेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें से क्या एग्जाम में आता वो भी मैं अभी बता दूंगा। फर्दर 12 नॉटिकल माइल तक एक्ट में लिखा गया
दैट इज ये कितना हुआ 24 नॉटिकल माइल तक हो गया। अगर आप देखो मैंने वहाँ येलो वो पॉइंट मार्क करा हुआ है, वो उसका कंटीजियस जोन स्पेसिफाई हुआ एक्ट में, मतलब यहाँ पे टू प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी इंटरेस्ट ऑफ द कंट्रीज। फर्दर अभी जैसे मैंने आपको बताया 200 नॉटिकल माइल तक उस कंट्री का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन रहेगा। दो इसकी स्टार्टिंग तो यहां से होती है 200 नॉटिकल माइल की, बट देर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस एरिया एंड दिस एरिया। यहां पे हमारा फुल सोवरेन राइट है, यहां पे हमारा सोवरेन राइट है, यहां फुल सोवरेन राइट है। अब यहां पे अगर आप देखो दिस इंडियन कस्टम वाटर इज इक्वल टू एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब ये इंडियन कस्टम वाटर क्या है, ये जो टर्मिनोलॉजी इंडियन कस्टम वाटर है, अभी हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी, वो कस्टम एक्ट में स्पेसिफाई है। क्या हम किसी को ऐसे ही अलाउ करेंगे अपनी टेरिटरी में आने के लिए? नहीं। इसी कारण कोई बदमाशी कर जाए, उसको रोकना ज्यादा जरूरी है, ये उसको पहले अलाउ करे आप फिर हम एक्शन लेते हैं? क्या जरूरी है? रोकना। तो इसी कारण पहले जो कस्टम ऑफिसर की पावर थी सिर्फ इस कंटीजियस जोन तक थी, वो यहां पे एक्शन ले सकता है। कोई हमारी टेरिटरी को एंटर करे उससे पहले अगर उसका इंटेंशन मालाफाइड है तो उसको वहीं रोक दिया जाए। बट अब अमेंडमेंट कर दिया गया और बोला गया कि कस्टम ऑफिसर की पावर इज इक्विवेलेंट टू एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। इसका मतलब क्या हुआ, वो 200 नॉटिकल माइल तक जा सकता है। क्लियर? फर्दर यानी वो यहां तक जा सकता है, सर्च सीजर्स ये सब कर सकता है। अच्छा ये तो मैंने एयर में कर दिया, मतलब वो यहां तक जा सकता है। फटाफट से रिवाइज करते हैं, अभी तक हमने क्या पढ़ा। इंडिया इज व्हाट? टेरिटोरियल वाटर। इंडिया इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर। फर्दर 12 नॉटिकल माइल क्या हुआ, हमारा कंटीजियस जोन हुआ। फर्दर इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहां तक हुआ? 200 नॉटिकल माइल तक। उसके बियॉन्ड क्या हुआ? दैट इज कॉल्ड हाई सीज। और मैंने आपको क्या बताया, जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन सीज था उसके हिसाब से जैसे ये बोला गया 3 टाइप के वाटरवेज हुए, इंटरनल वाटरवे, टेरिटोरियल वाटरवे एंड इंटरनेशनल वाटरवेज। इंटरनेशनल वाटरवेज को बाइफिकेट किया गया, जो अभी मैंने भी डिस्कस किया। अब जो इंडियन कस्टम वाटर है दैट इज इक्वल टू इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जहां पे कस्टम ऑफिसर अपनी पावर एक्सरसाइज कर सकता है। अब वो क्या पावर एक्सरसाइज कर सकता है? 5 टाइप की पावर है जो वो एक्सरसाइज कर सकता है। क्या 5 टाइप की पावर वो एक्सरसाइज कर सकता है? देखें, पहला, जो वेसल्स हैं, वेसल्स है, उस वेसल्स को वो पहले तो सर्च सीज करेगा, क्या कोई बदमाशी स्मगलिंग तो नहीं कैरी आउट हो रही। और अगर कोई बदमाशी कैरीड आउट, मतलब पहले उसको स्टॉप करेगा, सर्च करेगा, एंड देयर आफ्टर वो उस वेसल को, अगर वो स्मगलिंग या किसी बदमाशी में इन्वॉल्व है तो उसको कन्फिस्केट कर सकता है। सेकंड जो पावर्स होती है वो होती है अगेंस्ट पर्सन्स। अगर उसको कोई पर्सन मिलता है जो कोई ऑफेंस कमिट करता है अंडर द एक्ट, तो उसके अंदर पहले तो वो पर्सन को क्या करेगा, सर्च करेगा। ठीक है, ही में सर्च दैट पर्सन, और अगर उसको पता चलता है कि उसके पास कुछ ऐसी चीज़ है जो नहीं होनी चाहिए, तो मतलब ये वो स्मगलिंग करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको वो क्या कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है। और फिर उनके पास, उस पर्सन के पास या उस वेसल में ऐसे गुड्स मिले, ठीक है, विच आर प्रोहिबिटेड, तो ऐसे केस में ऐसे गुड्स को भी वो क्या कर सकता है, कन्फिस्केट कर सकता है। और अब होता क्या, कभी आप अगर गए हो रिवर में अगर आप जाते हो,
ठीक है। तो अगर आप देखोगे जैसे सीढ़ियाँ होती है छोटी छोटी, जैसे सीढ़ियाँ में आगे बढ़ते जाते हो और वो डीप होते जाता है रिवर, सेम केस ये चीज़ यहाँ पे होती है। अब कॉन्टिनेंटल शेल्फ जैसे अगर आप देखो, ये इंडिया ग्लोब है। अब इसके अंदर जो सी जो बनता है ये कैसे होता है, इंडिया के जस्ट ये नीचे यहाँ सी बेड्स होते हैं और फर्दर वो स्लोप एकदम ड्रास्टिक फॉल होता है स्लोप को, ये स्लोप, इसको कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। अब ये एग्जैक्टली हम कहते हैं तो 12 नॉटिकल माइल हो सकता है, 12 नॉटिकल माइल से पहले शुरू हो जाए कुछ केस में, कुछ केस में 12 नॉटिकल माइल के बाद शुरू हो जाए। इस जो स्लोप है इसमें बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी कैरिड आउट होती है, जैसे ऑयल रिग्स हो गया सेटअप होना, ये वेव पावर जनरेशन, ये मशीन है एक्चुअल में। अगर आप देखोगे वेव पावर जनरेशन, इस जो उस स्पीड ऑफ वाटर से वो पावर जनरेशन करी जाती है, पर्ल्स एक्सट्रैक्शन, बहुत सारे काम कैरिड आउट करे जाते हैं। जैसे मैंने आपको बोला एक स्लोप की तरह जाता है, तो देखो ये है स्लोप, जैसे ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, ये जैसे लैंड पार्ट खत्म हुआ ये डाउन जा रहा है, ठीक है, ये डाउन जा रहा है। फर्दर अब देखो कितना गहरा स्लोप आया, फिर स्लोप आया, कुछ जगह जैसे वॉल्केनो होते हैं, हमारे कंट्री के आसपास तो नहीं है, तो ये पूरी एरिया के अंदर अप टू 200 नॉटिकल माइल तक उस कंट्री का एक्सक्लूसिव राइट होगा, उसको एक्सप्लॉइट करे फॉर वट एवर पर्पस, साइंटिफिक रिसर्च के लिए, मैरीटाइम रिसर्च के लिए, ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए, नेचुरल गैस के लिए, पर्ल्स एक्सट्रैक्शन के लिए, विंड मिल्स के लिए, वेव इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, जिस काम के लिए भी करना चाहे वो उसको यूज़ कर सकती है, ठीक है। तो फिर कस्टम एक्ट को एक्सटेंड करा गया, मतलब ये बोला गया फॉर 2 एक्टिविटीज, दैट इज ऑयल रिग्स एंड नेचुरल गैस का एक्सट्रैक्शन के लिए ये जो एरिया है दैट इज 12 नॉटिकल माइल से लेके 200 नॉटिकल माइल तक की ये एरिया फॉर ओनली ऑयल रिग्स, दिस इज व्हाट इंडिया। ये सब मैंने लिखा हुआ है, अभी आपको मैं पढ़ने दे दूंगा। बट जो अगर मैं कोई विंड मिल सेटअप कर रहा हूं, ये मशीन से वेव के पावर से जनरेशन कर रहा हूं इलेक्ट्रिसिटी की, पर्ल्स एक्सट्रैक्शन कर रहा हूं आफ्टर 12 नॉटिकल माइल, इट इज नॉट इंडिया। क्लियर? अगर हम कहते हैं ये ऑयल रिग्स इज नॉट करने के लिए, या यहां से कोई गुड्स गए तो एक्सपोर्ट होगा और वहां से कुछ वापस से ऑयल एक्सट्रैक्शन हो जाएगा, तो क्या होगा, उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लग जाएगी। इसलिए ऑयल रिग्स और नेचुरल गैस को स्पेसिफाई किया है वो इंडिया ही माने जाएंगे इफ यू आर कैरिंग आउट दैट एक्टिविटी बिटवीन 12 to 200 nautical mile, but for other activity answer is what? No. तो ये हमने एक बेसिक इवैल्यूएशन समझा। अब जरा पढ़ते हैं लॉ क्या कह रहा है। फिर से मैं पढ़ता हूं। इंडिया इंक्लूड्स सेक्शन 2 सबसेक्शन 27, ये आपको आना चाहिए, एग्जाम में आया भी था, बच्चे जब डेफिनेशन आया उसमें लिख रहे हैं इंडिया इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, कंटीजियस जोन, 0 नंबर आए हैं। आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, अगर वो एग्ज़ाम में पूछे तब नंबर है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, बच्चे पता नहीं क्या क्या लिख रहे थे। इंडिया इंक्लूड टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। टेरिटोरियल वाटर मतलब क्या हुआ, 12 नॉटिकल माइल, एंड इट इज़ नॉट ओनली टेरिटोरियल वाटर, इट इज़ ऑल्सो अबव द सी, सरफेस ऑफ द सी, जो एयर पार्ट है, ये यहाँ स्पेसिफाई करा गया है। सिग्निफिकेंस ऑफ टेरिटोरियल वाटर, गुड्स आर डीम टू हैव बीन इम्पोर्टेड, अगर वेसल एंटर्स करता है इमेजिनरी लाइन, ये और हम डिटेल में कंसेप्ट जब समझेंगे तो समझ में आएगा। ये सारी चीज कनेक्टेड है। अभी हम एक बेस बना रहे हैं, मैंने आपको बोला ये 2 चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बैकग्राउंड है, काफ़ी चीज़ बार बार रिपीट होगी, तब एंड में जाके जब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को से पढ़ लेंगे तब आपको पूरा लॉजिक क्लियर होगा। तो गुड्स आर डीम्ड टू हैव बीन इंपोर्टेड इफ वेसल एंटर्स द इमेजिनरी लाइन ऑन द सी एट द 12 नॉटिकल माइल। इमेजिनरी लाइन यहाँ वर्ड क्यों बोला गया भाई, ऐसे कुछ मार्किंग तो है नहीं। अगर आप कभी न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपने शायद पढ़ा होगा, जैसे
पाकिस्तान के फिशरमैन या श्रीलंका के फिशरमैन हमारी 12 नॉटिकल माइल में गए, बेचारे फिशरमैन तो फिश पकड़ते पकड़ते पहुंच गया, उसे कहाँ पता ये 12 नॉटिकल माइल है या नहीं है, उसको पकड़ लिया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी टेरिटरी में आ गया है। यू आर नॉट अलाउड टू कम विद इन 12 नॉटिकल माइल। ठीक है, ये माना जाता है कि इंपोर्ट, दो बहुत डिटेल में हम समझेंगे इंपोर्ट का मीनिंग जब आएगा तब करेंगे, कि इफ यू टच दिस इमेजिनरी लाइन, दैट इज इफ द वेसल एंटर द टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, इट इंप्लाइज व्हाट, दे आर डीम टू हैव बीन इंपोर्टेड। समझेंगे डिटेल बाद में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंपोर्ट। देयरफॉर अ वेसल नॉट बाउंड टू इंडिया शुड नॉट एंटर दिस वाटर। सिर्फ किस केस में अलाउड होगा? फॉर पैसेज के लिए, क्योंकि अगर हम अलाउ नहीं करेंगे तो हमारी कंट्री की जब शिप जाएगी तो सामने वाली कंट्री भी अलाउ नहीं करेगी। अब व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन कस्टम वाटर? ये मैंने आपको क्या बताया था, क्या सिग्निफिकेंस है? कस्टम ऑफिसर पहले सिर्फ 12 टू 24 नॉटिकल माइल के बीच तक पावर थी, यानी 12 नॉटिकल माइल तो हमारी इंडिया है, उसके अंदर कोई गलत आदमी को घुसने नहीं दूंगा, एंटर करने नहीं दूंगा, उसको वहीं रोक दूंगा अगर उसका इंटेंशन स्मगलिंग है, टेररिस्ट एक्टिविटी है, कुछ भी है। ठीक है, इफ यू आर नॉट बाउंड टू इंडिया डू नॉट कम इन टू इंडिया। तो पहले पावर सिर्फ 12 टू 24 नॉटिकल माइल थी, पर अब एक्ट क्या कहता है? द पावर ऑफ द कस्टम ऑफिसर इज अप टू 200 नॉटिकल माइल फ्रॉम द बेस लाइन, जो किनारा है उससे, एंड अदर मैरीटाइम जोन एंड इंक्लूड्स बे, गल्फ, हार्बर, क्रीक, टाइडल। क्या कहना चाह रहा है? सिंपली ये कहना चाह रहा है, अब ये हमारा, अगर आप देखो ये जो स्ट्रक्चर है, जैसे यहाँ पे ये आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, तो ये फॉर्म ऑफ वाटर होता है। जैसे एक एग्जांपल के लिए अगर आपको दिखाऊं, जैसे ये बे हो गया, हार्बर हो गया, क्रीक हो गया, इसको क्रीक कहते हैं, थर्ड वाले को स्मॉल रिवर्स, ये फ्लो ऑफ रिवर्स है। तो जैसे अभी आपको दिखाया, ये सारी चीज उसमें इंडियन कस्टम वाटर के अंदर आएगी। हम क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब क्यों ऐसे डिफाइन किया गया है? इंडियन कस्टम वाटर इंक्लूड्स बे, गल्फ, हार्बर, क्रीक, स्मॉल फ्लो ऑफ रिवर। क्यों? जैसे फर्ज करें, जैसे गुजरात है, ठीक है, मैं मैप इतना अच्छा, मुझे डायग्राम में इतना अच्छा नहीं हूं। अब यहां पे कुछ ऐसा फ्लो डेवलप होके निकल के आ रहा है वाटर का, उसके अंदर कोई आइलैंड भी है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखो, मैंने एक रेड मार्क करा हुआ, एक आइलैंड है यहाँ पे, अगर आप देखो तो क्या अब यहाँ पे जो ये वाटर है, क्या ये गुजरात की स्टेट पुलिस के पास पावर होगी यहाँ पे इस एरिया में? क्योंकि ये क्या है, इट बिकम्स इंडियन कस्टम वाटर। क्या गुजरात पुलिस विल हैव कैन एग्जीक्यूट पावर हियर? आंसर इज नो, क्योंकि क्लियर कट डेफिनेशन में स्पेसिफाई हो गया इंडियन कस्टम वाटर इंक्लूड बे, गल्फ, टाइड, क्रीक, ये सारे के सारे जो ये आ जाएंगे, ये इंडियन कस्टम वाटर के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, इसलिए यहां डिफाइन किया गया है। एग्जाम में 4-5 बार ये क्वेश्चन आया था, द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन कस्टम वाटर, जो यहां स्पेसिफाई करा गया है, सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन कस्टम वाटर अभी हम पढ़ेंगे। तो पहला 12 नॉटिकल माइल क्या हुआ? टर्टल वाटर ऑफ इंडिया। फर्दर 12 नॉटिकल माइल क्या हुआ? कंटिजियस जोन ऑफ इंडिया। और 200 नॉटिकल माइल क्या हुआ? अप टू 200 नॉटिकल माइल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब अगर आप वर्ड देखो, कंटिजियस जोन इज एन एरिया ऑफ 12 नॉटिकल माइल बियॉन्ड द इंडियन टेरिटोरियल वाटर, यानी 12 टू 24 नॉटिकल माइल तक हुआ। देयरफॉर इट इज अ डिस्टेंस ऑफ 24 नॉटिकल माइल फ्रॉम द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द बेस लाइन। आज की डेट में इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, ये इस एक्ट में तो रेलेवेंट है, बट आज के डेट में एज पर कस्टम है कोई रेलेवेंस नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ दो टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए, एक इंडिया और दूसरा इंडियन कस्टम वाटर। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इज एन एरिया बियॉन्ड इंडियन टेरिटोरियल वाटर 12 नॉटिकल माइल तक हमारा फुल सोवरेन राइट है। बियॉन्ड 12 नॉटिकल माइल इज नॉट इंडिया अनलेस अंटिल गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे इन टर्म्स ऑफ टेरिटोरियल वाटर, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ईईजेड एंड अदर मैरीटाइम जोन एक्ट के ये इंडिया है। और सिर्फ दो चीजें बोली गई है वो इंडिया, एक ऑयल रिग्स की एक्टिविटी और नेचुरल गैस। ये हमने जीएसटी में ही बहुत डिटेल में पढ़ा है, अगर रिकॉल करो तो, एक ऑयल रिग्स और एक नेचुरल गैस। ठीक है, अब
कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ये क्या है, जो सब सॉइल से नीचे की रेत वेत जो होती है, इज अ पार्ट ऑफ द स्लीप और एडजॉइनिंग अ लैंड मास, मतलब क्या, लैंड के साथ वाली जो एरिया वो धीरे 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 पूरा स्लोप जो क्रिएट हो रहा है, वह डेप्थ ग्रेजुअली इंक्रीजेज बिफोर इट प्लंजेस इनटू डीप ओशन। द मैक्सिमम डेप्थ of a sea water in the continental shelf is 200 मीटर। इन सब में ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं। कॉन्टिनेंटल शेल्फ फॉर इंडिया, ये लाइन हमारे रेलेवेंट है, बियॉन्ड द लिमिट ऑफ टेरिटोरियल वाटर थ्रू द नेचुरल प्रोलोंगेशन ऑफ इट्स लैंड टेरिटरी टू द आउटर एज ऑफ द कॉन्टिनेंटल मार्जिन। ठीक है, ये कहना चाह रहा है। फर्दर ये है सिग्निफिकेंस ऑफ द इंडियन कस्टम वाटर, जो बताया मैंने आपको अभी, जैसे बताया था, जो सिग्निफिकेशन कस्टम इंडियन कस्टम वाटर, ये बेसिकली क्या है, यहाँ पे पावर है किसकी, कस्टम ऑफिसर के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। ये पावर कहाँ से कहाँ एक्सटेंड हो रही है, जैसे आपको अभी बताया था, इंडिया के जो शोर से लेके अप टू, यहाँ से लेके अप टू 200 नॉटिकल माइल तक 5 टाइप की पावर वो एक्सरसाइज कर सकता है। एक, वेसल के रिगार्डिंग, उसको स्टॉप सर्च कर सकता है और उसको लगे कुछ बदमाशी हो रही है तो उसको क्या कर सकता है, कॉन्फिस्केट कर सकता है वेसल को। दूसरा, वो एक पर्सन को सर्च कर सकता है, पावर टू सर्च एनी पर्सन, और अगर उसने कुछ गलत काम किया है तो उसको अरेस्ट कर सकता है। और लास्ट, गुड्स के रिगार्डिंग, अगर कुछ गलत काम हुआ है, अगर वो प्रोहिबिटेड हो तो उनको क्या कर सकता है, वो उनको कन्फिस्केट कर सकता है। इसको इम्पॉर्टेंट मार्क कर लें, मैं 2-3 मिनट दे रहा हूँ, एक बार आप पढ़ लें, ये एग्ज़ाम में आया हुआ है। अब डिस्कस करते हैं हम क्यों पढ़ रहे हैं ये कस्टम एक्ट। अगर सिंपल से वर्ड में बोलूं तो क्या, टू डिटरमाइन द टैक्सेबिलिटी और द लेवलेबिलिटी ऑफ द ड्यूटी और टैक्स। करेक्ट। तो हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, ये डिटरमाइन करना क्या ड्यूटी लगेगी नहीं। अब जब हम बात करते हैं टैक्सेबिलिटी की, हर स्टैच्यू के डिफरेंट नॉर्म्स होते हैं टू डिटरमाइन द टैक्सेबिलिटी। काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स या कंडीशंस होते हैं, जब वो सेटिस्फाई होते हैं तभी जाके वो चीज़ टैक्सेबल होती है। जैसे इनकम टैक्स में बात करें, हमारे 5 टैक्सिंग हेड है, जैसे सैलरी हो गया, हाउस प्रॉपर्टी हो गया। तो वैसे ही कस्टम के अंदर हम ये खोजने की कोशिश कर रहे हैं, व्हाट इज द बेसिस ऑफ द टैक्सेबिलिटी। अब एक बिजनेसमैन है, वो बिजनेसमैन एक कमर्शियल ट्रांजैक्शन जब अंडरटेक करता है तो वो ये नहीं कैलकुलेट करता
इस पे ये करूँगा तो ऐसे टैक्स लगेगा नहीं, वो सिंपली क्या एक ट्रांजैक्शन अंडरटेक करता है। फॉर एग्जांपल आई एम इम्पोर्टर, मैं गुड्स परचेज कर रहा हूँ। अब जब मैं गुड्स परचेज कर रहा हूँ उस समय मैं बैठ के सेक्शंस के बारे में नहीं सोच रहा हूँ कि कस्टम एक्ट का ये सेक्शन ये कर रहा है या नहीं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये डिटरमाइन करना पड़ेगा कि वो जो कमर्शियल ट्रांजैक्शन में वो उसके अंदर वो इंग्रेडिएंट्स या कंडीशन है या नहीं, टू मेक दैट ट्रांजैक्शन एज, अब आता है वर्ड क्या, टैक्सेबल इवेंट। तो टैक्सेबल इवेंट, व्हाट इज अ टैक्सेबल इवेंट? सुप्रीम कोर्ट डिफाइन करता है टैक्सेबल इवेंट को, द अकरेंस ऑफ विच creates the what, the taxable events creates what, the charge of levying the duty, charge या levy। अब ये जो चार्ज है ये फैक्ट्स पे डिपेंड करेगा, फैक्ट्स ऑफ द केस में, कुछ केस में लगेगा कुछ केस में नहीं लगेगा। जैसे मैंने अभी बताया कि कभी भी कोई बिजनेसमैन कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन में एंटर कर रहा है तो बैठ के कैलकुलेट नहीं करता कि किस प्रोविजन में क्या एप्लीकेबल है, उसने ट्रांजैक्शन अंडरटेक कर ली। अब एक बार जब टैक्सेबल इवेंट आ गया तो सेकंड स्टेज आता है क्या, क्वांटिफिकेशन ऑफ लायबिलिटी। ये जो चार्ट है ये मैंने बैकग्राउंड मटेरियल है, ई बैकग्राउंड मटेरियल ऑफ आईसीआई, वहां से उठाया है जिसके इसमें मैं डिस्कस कर रहा हूं। सेकंड वर्ड है क्वांटिफिकेशन ऑफ लायबिलिटी। जब हम बात करें क्वांटिफिकेशन की, मतलब हमें एक एसेसेबल वैल्यू चाहिए और एक रेट ऑफ ड्यूटी चाहिए जिस पे, मतलब जिस एसेसेबल वैल्यू पे हम ये रेट लगा के पे करेंगे, करेक्ट। बट पहले टैक्सेबल इवेंट हो जाना चाहिए। इसमें आगे जाके हम देखेंगे, जैसे सेक्शन 15 हमें बताएगा कि कब, व्हेन द गुड हैज पास द लेवी, लेवी की स्टेज से जब निकल गया तो कैसे हम एसेसेबल वैल्यू, कैसे रेट ऑफ ड्यूटी लगाएंगे, वो हमें सेक्शन 15 बताएगा। अब है डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी। डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी कन्वीनियंस के तौर पे गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कब आपको डिस्चार्ज करनी है। प्राइमा फेसी बोलूं तो इन केस ऑफ इंपोर्ट ट्रांजैक्शन, एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन, पहले ड्यूटी दे बाद में क्लियर कर ले, यही होगा। नहीं तो गवर्नमेंट कहां कहां भागती फिरेगी, गुड्स आए, आपने इंपोर्ट किया, इंपोर्टर ने इंपोर्ट किया और वो छुड़ा के ले गया और बाद में उसने बोला हाँ मैं आपको ना मंथली बेसिस पे कर दूंगा। तो प्राइमा फेसी तो पहले आप ड्यूटी पे करो फिर ही आप गुड्स को निकाल सकते हो। बट हाँ आजकल आ गया है 15 डेज का एक पीरियड दिया गया है बिग इंपोर्ट एक्सपोर्टर को, वो जब आएगा रेलेवेंट चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो आप डिस्चार्ज 15 दिन की लायबिलिटी सब्सिक्वेंट भी कर सकते हो। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछूं, कैन डिस्चार्ज बी बिफोर द टैक्सेबल इवेंट? क्या आपको पहले ड्यूटी पे करनी पड़ेगी? ये पेमेंट ऑफ ड्यूटी ना, आपको पहले ड्यूटी पे करनी पड़ेगी जबकि अभी लेवी अट्रैक्ट नहीं हुई। क्या ऐसे हो सकता है या नहीं? अगर जिन्होंने पहले जीएसटी सुना हुआ है तो रिकॉल करें, क्या जीएसटी में पहले लायबिलिटी मेरी अराइज हो सकती है जबकि अभी इवेंट अकर भी नहीं हुआ है? आंसर वाज यस, कि अगर एडवांस पे पेमेंट मिल जाए तो मेरी जीएसटी की लायबिलिटी क्या होती है, अकर हो जाती थी। सेम केस यहाँ पे भी हो सकते हैं केसेस, वो हम करेंगे रेलेवेंट जगह डिस्कस। तो अभी अगर आप देखो मैंने 3 बात बोली, टैक्सेबल इवेंट, क्वांटिफिकेशन ऑफ लायबिलिटी एंड योर डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी। अब ये जो टैक्सेबल इवेंट है ये डिफाइन कहाँ है, सेक्शन 12 ऑफ द एक्ट में। तो चलते अब हम सेक्शन 12 के अंदर फटाफट से देखें क्या कहता है सेक्शन 12। अभी हम एक प्राइमा फेसी रीडिंग करें, बाद में ये चैप्टर खत्म हो गया फिर इसी सेक्शन को मैं उठा के और डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो अगर आप देखो सेक्शन 12 क्या कह रहा है, except as otherwise provided in this act or any other law for the time being in force, duties of custom shall be levied at such rates as may be specified under the Custom Tariff Act or any other law for the time being in force on what goods imported or imported into or exported from India।
ब्रेक करते हैं डेफिनेशन को। इसने क्या बोला, एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, यानी इंपॉर्टेंस सेक्शन 12 ने खुद को नहीं दी, बल्कि दी कि और कहीं कुछ लिखा हुआ है तो वो प्राइमा फेसी ओवर रूल करेगा सेक्शन 12 को। मतलब जैसे कुछ ऐसे सेक्शन है जब कहते हैं कि इसमें ड्यूटी लगेगी नहीं, जैसे ट्रांजिट में, ट्रांजिट ऑफ गुड आगे जाके आप करोगे, ये डिस्कस करोगे, ट्रांसशिपमेंट में कुछ केस में रेमिशन मिल जाएगी, ठीक है। कुछ केस में फॉर एग्जांपल गुड्स वहाँ से तो चले, यहाँ पे जब पोर्ट पे आए तो वो थे ही नहीं, दे वर लॉस्ट, दे वर नॉट देयर, तो क्या ड्यूटीज ऑफ कस्टम वोंट बी लेविड। तो ऐसी सिचुएशंस हैं वो करेंगे। यह एनी अदर लॉ फॉर द टाइम फोर्स, या और कोई ऐसा लॉ बोलता हो तो अगर आप इस डेफिनेशन को ब्रेक करो, जो लेवी करी जा रही है, लेविड अंडर सेक्शन 12 हो रहा है ऑफ कस्टम एक्ट, बट इट इज सब्जेक्ट टू, यानी दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, दिस इज सब्जेक्ट टू व्हाट, अदर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट और एनी अदर लॉ, अदर प्रोविजंस और अदर लॉ। फिर बोला गया लेविड के बाद जो रेट्स हैं, रेट्स आप कहां से पिक करोगे, रेट्स आप पिक करोगे कस्टम टैरिफ एक्ट से और एनी अदर लॉ। और वर्ड वहां क्या है, ड्यूटीज, तो हम आगे जाके जैसे पढ़ेंगे, बेसिक कस्टम ड्यूटी, एडिशनल ड्यूटीज होगी, काउंटर वेलिंग ड्यूटीज होंगी, स्पेशल एडिशनल ड्यूटीज होगी, आईजीएसटी होगी, वो सारी लगेगा किस पे, ऑन, अब यहां वर्ड आया गुड्स, तो पहले हमें देखना पड़ेगा वो गुड्स है या नहीं, फिर वो इंपोर्टेड है या एक्सपोर्टेड है, और वर्ड क्या है, इंडिया। तो इतने सारे इंग्रेडिएंट्स है तब जाके ड्यूटी लगेगी, ठीक है। लेविड फर्स्ट, रेट्स कस्टम टैरिफ एक्ट में उसके अंदर रेट ही नहीं स्पेसिफाई, नॉन ड्यूटेबल है, इशू क्लोज, रेट्स, फिर किस पे, क्या वो गुड्स है ना, इंपोर्टेड है ना, एक्सपोर्टेड है, या फिर इंडिया में है ना, ये सारे कंडीशन तब जब सेटिस्फाई होंगे तभी कस्टम ड्यूटी लगेगी। फर्दर राफेल फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंपोर्ट करती है, तो क्या अगर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस राफेल इंपोर्ट करिए, क्या उसको भी कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी? आंसर इज यस, इट शैल अप्लाई। अब देखो ये एनालिसिस मैंने यहां पे दी हुई है, ये एनालिसिस आप बाद में पढ़ लेना, मैं लॉ पढ़ाऊंगा पहले। फिर इट शैल अप्लाई इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल गुड्स बिलोंगिंग टू द गवर्नमेंट एज दे अप्लाई इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स नॉट बिलोंगिंग टू गवर्नमेंट। अब अगर यहां पे एक वर्ड देखो, यहां एम्फेसिस किस पे, गुड्स पे, ना के पर्सन इंपोर्टिंग गुड्स। आई रिपीट अगेन, इट्स ऑन गुड्स एंड नॉट ऑन द पर्सन इंपोर्टिंग द गुड्स। मतलब जैसे शायद अगर आपने बदमाश कंपनी मूवी देखी होगी तो यू विल बी बेटर एबल टू कनेक्ट। नहीं तो मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ, जिन्होंने अगर देखी हो, कंसेप्ट में रिपीट कर रहा हूँ। बदमाश कंपनी मूवी में क्या होता है कि जो इंपोर्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो बदमाशी करते हैं, एक टाइप के जूते मंगाते, तो दोनों जूते चाहिए, लेफ्ट एंड राइट पैर वाले, एक टाइप के जूते मंगवाते हैं और फिर डिपार्टमेंट को दिखाते हैं ये तो हमारे किसी काम के नहीं आएंगे, क्योंकि ये तो लेफ्ट वाले शूज़ वो पार्टी ने एक्सपोर्टर ने गलत भेज दिए, हमारे किसी काम के नहीं, ये आप ही रख लो। फिर और किसी पोर्ट में, आज की डेट में ये बदमाशी नहीं हो सकती, वहां से राइट हैंड साइड के जूते मंगाते हैं और उस पोर्ट के अथॉरिटी को कहते हैं हमारे किसी काम के नहीं है ये, क्योंकि ये सब राइट शूज ही भेजे गए। अब वो बदमाशी क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि द ड्यूटीज ऑन व्हाट, गुड्स एंड नॉट ऑन द पर्सन इंपोर्टिंग द गुड्स। और अगर गुड्स ने पैसे नहीं दिए तो डिपार्टमेंट टॉर्चर करेगा उन गुड्स के साथ। वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कैसे टॉर्चर होगा पैसे निकलवाने के लिए, ठीक है। अंडा इंपोर्ट किया, मुर्गी बन गया तो क्या, और अंडा सुपरमैन अंडा है, किसी काम का नहीं, मेरे मुर्गी किसी काम की नहीं, तो मैं डिपार्टमेंट को अंडा दे दूंगा। ये सारे कंसेप्ट वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे।
ठीक है, मैंने इंपोर्ट कुछ किया, बन कुछ वो और गया, या मैं इंपोर्ट कुछ करके उसको चेंज करा के उसको कस्टम बैरियर से निकाल सकता हूँ, क्योंकि ड्यूटी किस पे, गुड्स पे, और ज़्यादा अगर डिपार्टमेंट कुछ मुझे बोलेगा तो मैं बोलूँगा आप ड्यूटी निकालो, किससे, गुड्स से, न कि मेरे से। अभी तक इतना ही। अब हमें ये सारे मतलब एक एक समझने पड़ेंगे। गुड्स क्या होता है, इंपोर्टेड क्या होता है, एक्सपोर्टेड क्या होता है, ये सारे एक एक एलिमेंट अब हमें समझने हैं। ठीक है, तो जरा आगे बढ़ते हैं। इसी को मैं सेक्शन 12 को फिर से दोबारा लूँगा, डोंट वरी, जब हम ये सारे मीनिंग को कंप्लीट कर चुके होंगे। तो अभी तक मैं आपको 2-3 मिनट दे रहा हूँ, एक बार आप पढ़ लें, फिर हम आगे पढ़ेंगे। एक और चीज़ है, ये चार्ट और मैं डिस्कस करना चाहूँगा, ये आपके चैप्टर के एंड में दिया हुआ है, माइंडजेट 1 नाम से, आप एक बार खोल लें। ये एक फ्लो है ट्रांजैक्शन का, इसमें भी कम से कम 2 क्लास और लगेगी इस पूरे फ्लो में मास्टरी करने में। हम बात करें प्राइसिंग टर्म्स की। प्राइसिंग टर्म्स मतलब क्या हुआ, किस बेस पे मैं परचेज कर रहा हूं, मतलब कितना मैं तुम्हें पैसा दूंगा। जैसे मैं इंपोर्ट कर रहा हूं, एक्सपोर्टर एक मोनोपोलिस्ट है, वो एफर्ट नहीं लगाता, प्रोडक्ट ऐसा है, यूनिक प्रोडक्ट है, कहीं मिलेगा ही नहीं। एक्सपोर्टर कहता है ऐसे है, अगर आपको चाहिए ना ये प्रोडक्ट, उठवा लो मेरे फैक्ट्री से, मैं नहीं आपको पहुंचाने वाला। हम कहते हैं ठीक है सर, हम तो जो वो प्राइस कोट करेगा उस प्राइस को क्या कहते हैं, एक्स वर्क्स, एक्सपोर्टर की फैक्ट्री का प्राइस। हमने कहा सर थोड़ी तो मेहनत करो, थोड़ी मदद करो, आपके कंट्री में मैं लोकल जो फ्रेट वाले हैं उनको नहीं जानता, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आप ऐसे करो, आप पोर्ट तक पहुंचा दो, आप शिप में मत चढ़ाना, आप पोर्ट तक पहुंचा दो। चलो एक्सपोर्टर मान जाता है, तो उसको कहते हैं FAS, मतलब फ्री अलोंगसाइड, FAS, यानी मैंने जस्ट ऊपर यहां पे चढ़ाने की सरदर्दी, यहां तक मैंने पहुंचा दिया, इसको कहते हैं फ्री अलोंगसाइड। हमने कहा हमारी एक शिपिंग एजेंसी है, उस शिप पे आप चढ़वा दो। वो कहता है ठीक है, वो कॉस्ट ये बियर करेगा, कौन, एक्सपोर्टर, उसको कहते हैं FOB, मतलब फ्री ऑन बोर्ड। अब एक्सपोर्टर का प्रोडक्ट इतने कंपटीटर है तो उसको मेहनत करनी पड़ रही है इंपोर्टर के पोर्ट तक पहुंचाने में। वो कहता नहीं नहीं, सारी कॉस्ट मैं बियर करूंगा, आपके पोर्ट तक पहुंचा दूंगा, लोकल फ्रेट आप इनकर करना। अगर ये एग्री हुआ तो उसे कहते हैं CIF, दैट इज कॉल्ड व्हाट, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। ठीक है, अब जो लोकल फ्रेट होगा वो कौन बियर करेगा, इंपोर्टर। अब इस चार्ट में अगर आप देखो, एक्सवर्क्स अगर मैंने परचेज किया है तो इसके अंदर इंपोर्टर
क्या इनकर करेगा एक्स वक्स वाले केस में, यानी ही विल इनकर लोकल फ्रेट इन एक्सपोर्टर्स कंट्री, प्लस वो उसके बाद में जो बोर्डिंग के चार्जेस होंगे, ठीक है, जो गुड्स को ऊपर शिप में रखने के वो बियर करेगा, प्लस इंश्योरेंस फ्रेट बियर करेगा। अगर एफएएस है, फ्री अलोंग साइड टर्म्स है, तो यानी इंपोर्टर क्या बियर करेगा, वो एक लमसम अमाउंट कॉस्ट का तो दे देगा उसको, वो बियर क्या करेगा, जो बोर्ड करने का लोड चार्जेस इनकर्ड ऑन एट द पोर्ट ऑफ लोडिंग, इसको पोर्ट ऑफ लोडिंग भी कहा जाता है। ये चार्ट एकदम मास्टरी आपको वैल्यूएशन चैप्टर में आएगा, वहाँ फिगर्स के साथ हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी किस वैल्यू पे कस्टम ड्यूटी लगेगी। तो फ्री ऑन बोर्ड हुआ तो इंश्योरेंस एंड फ्रेट विल बी बियर्ड बाय हुम, द इंपोर्टर। सीआईएफ बेसिस पे अगर मैं परचेज कर रहा हूँ तो सिर्फ मैं लोकल फ्रेट बियर करूँगा, ठीक है। क्रक्स में मैंने एक डिस्कशन किया है, तो अब इसके बाद हम शुरू करते हैं चैप्टर। पता नहीं अपडेट जब से हुआ है, एक और अगर मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखाऊं, अभी तक हमने क्या किया, सिर्फ इंडिया की एक डेफिनेशन समझिए, सेक्शन 12 चार्जिंग सेक्शन पे बात करिए हल्की फुल्की। अगर आप ओवरऑल देखो कस्टम एक्ट के अंदर, कोई आपको ये याद नहीं करने हैं, 18 चैप्टर है। प्रिलिमिनरी के अंदर पहले सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, इसके सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, सेक्शन 2 में काफी सारी डेफिनेशन है। फिर है ऑफिसर्स ऑफ कस्टम, इसके अंदर सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 3 से टू सेक्शन 6 है। और दिस इज मतलब सब हमने एक रेफरेंस के तौर पे पढ़ेंगे, इररिलेवेंट है। चैप्टर 3 के अंदर आपका सेक्शन 7 से सेक्शन 10 तक आएगा, जिसके हम देखेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ कस्टम पोर्ट, एयरपोर्ट, ये सारे देखेंगे। और सेक्शन 11 ये हम करने वाले हैं इस चैप्टर में। ये जब चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर मैं डिस्कस करूँगा और 2 से 3 बार हम रिपीटेशन करेंगे, ताकि हमें जैसे जैसे हम आगे बढ़े वैसे ही याद होते जाए। तो अब हम चलते हैं सेक्शन 2 में कुछ डेफिनेशंस पे, वो डेफिनेशंस पढ़ते हैं तो हमें और क्लैरिटी आएगी एक्ट की। और जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर कर देंगे तो पूरी क्लैरिटी आ जाएगी पूरे प्रोसीजर्स की। तो सबसे पहली डेफिनेशन जो आती है वो आती है असेसमेंट। देखना एसएससी है, अब इसको असेसमेंट करना है। तो अब असेसमेंट प्रोसीजर में होता क्या है, डिपार्टमेंट कहता है, ये वैभव जी हैं, इन्होंने प्रोडक्ट इंपोर्ट किया है, मैं ना आप पे ट्रस्ट करता हूं, आप असेस कर लो, आप जो भी असेस करोगे मैं बिलीव करता हूं आप ट्रुथफुली हमें बताओगे सारी चीज। तो इसको कहते हैं क्या, सेल्फ असेसमेंट। अब ये कैसे सेल्फ असेस करेगा, अब कस्टम में और अदर एक्ट में, जैसे इनकम टैक्स में असेसमेंट क्या होता है, पूरे साल का प्रीवियस ईयर का असेसमेंट हम असेसमेंट ईयर में करते हैं। यहां पे ट्रांजैक्शन वाइज असेसमेंट होती है। तो ये जो इंपोर्टर होता है इसको क्या करना पड़ता है, इसको एक डॉक्यूमेंट होता है बिल ऑफ एंट्री। इट इज द डॉक्यूमेंट फॉर गेटिंग द गुड्स क्लियर्ड फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ द कस्टम। आई रिपीट अगेन, इट इज अ डॉक्यूमेंट फाइल्ड फॉर गेटिंग द गुड्स क्लियर्ड फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ द कस्टम्स। तो जो बिल ऑफ एंट्री है उसके अंदर
अभी मैंने आपको एक वर्ड बोला, व्हाट इज असेसमेंट? असेसमेंट इज व्हाट? असेसेबल वैल्यू इनटू रेट ऑफ ड्यूटी। अब जब हम बात करें असेसेबल वैल्यू की, ठीक है, तो एक्ट के अंदर आगे जाके हम पढ़ेंगे सेक्शन है जिसमें बताया गया है कि आप कैसे कैलकुलेट करोगे असेसेबल वैल्यू को। रेट ऑफ ड्यूटी के लिए हमें कस्टम टैरिफ एक्ट में जाना होता है, जहां पे लिस्ट ऑफ गुड्स अलॉन्ग विथ रेट ऑफ ड्यूटी। आई रिपीट अगेन, हमें कस्टम टैरिफ एक्ट में जाना पड़ता है जहां पे लिस्ट ऑफ गुड्स अलॉन्ग विथ रेट ऑफ ड्यूटी दी हुई है। तो हम रेट ऑफ ड्यूटी कैलकुलेट करने के लिए पहले हम क्लासिफाई करते हैं कि प्रोडक्ट कहां फॉल करेगा। हो सकता है मैंने कोई प्लास्टिक आर्टिकल इंपोर्ट करा हो सकता है मैंने आयरन स्टील इंपोर्ट करा हो सकता है मैंने कुछ रेडीमेड गारमेंट इंपोर्ट करा हो सकता है मैंने लैपटॉप इंपोर्ट किया हो। तो उस बेसिस पे क्लासिफिकेशन करी गई है पूरे कस्टम टैरिफ एक्ट में। मैंने क्लासिफिकेशन ढूंढा ये प्रोडक्ट कहां फॉल करता है। अगर वैल्यू बेस्ड ड्यूटी है तो नो इश्यू। कुछ केस में क्वांटिटी बेस्ड ड्यूटी होती है कि आपने इतनी क्वांटिटी इंपोर्ट करी, आप इतनी ड्यूटी पे करो, ये उसका इतना वेट होगा तो इतने चार्जेस लगेंगे, ठीक है। हो सकता है हमें वहां जाके मिले कि ये प्रोडक्ट एग्जेम्प्टेड है, इस पे ड्यूटी लगेगी ही नहीं। जो रेट्स होते हैं वो दो टाइप के रेट्स लगते हैं, एक स्टैंडर्ड रेट्स कहते हैं हम उसको, और एक हम प्रेफरेंशियल रेट कहते हैं। प्रेफरेंशियल रेट क्या होता है? कुछ प्रेफरेंशियल एरिया से अगर गुड्स इंपोर्ट करा जाता है तो हम बड़े लो रेट ऑफ ड्यूटी लगाते हैं, क्योंकि जब हमारी कंट्री से प्रोडक्ट एक्सपोर्ट वहां पे होता है तो वो भी लो रेट ऑफ ड्यूटी लगाते हैं, ठीक है। तो प्रेफरेंशियल रेट तब लगता है जब वो पर्टिकुलर ओरिजिन ऑफ गुड्स उस पर्टिकुलर कंट्री से है। ओरिजिन ऑफ गुड्स हम चेक करते हैं उसका। ये सारा काम हम कर रहे हैं असेसमेंट करते समय, करेक्ट। अब कभी कभी क्या होता है, मैंने एक आगे मैं आपको दिखाऊंगा अभी, स्टील का मग इंपोर्ट किया। स्टील का मग मतलब आउटर कवरिंग, शायद आपने मार्केट देखा होगा, आउटर कवरिंग स्टील की है और आधा प्लास्टिक आधा स्टील। अब इसे प्लास्टिक आर्टिकल कहूं ये स्टील आर्टिकल कहूं, कस्टम टैरिफ एक्ट में फॉर एग्जांपल ये स्पेसिफाई नहीं है। और एक एग्जांपल, जैसे ये केस स्टडीज है, फेमस केस स्टडीज है। फॉर एग्जांपल मतलब विको टर्मरिक वैसे तो हमारे देश में मैन्युफैक्चर हो रही है, विको टर्मरिक जैसा कोई प्रोडक्ट मैं इंपोर्ट करता हूं, वेदर इट इज अ क्रीम और दैट इज और अ आयुर्वेदिक मेडिसिन, आई एम कंफ्यूज्ड। ये कभी कभी ऐसे होता है क्या इस वाली चीज में रॉयल्टी अमाउंट पे भी वैल्यूएशन में रॉयल्टी अमाउंट इंक्लूड होगा या नहीं होगा। अगर मैं खुद अपनी तरफ से असेस कर लूं कि नहीं ये यही होगा और फाइल कर दूं और डिपार्टमेंट एग्री ना करे और डिपार्टमेंट रीअसेस कर दे, मैं नहीं मानता आपने अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश करी है। तो ऐसे केस में क्या होगा, वो पेनल्टी लगेगी, कन्फिस्केशन भी हो सकते हैं वो गुड्स, फाइन भी लग सकता है। तो काफी सारे एक्शंस होते हैं इंपोर्टर के खिलाफ। तो इसी कारण मैं अपने आप को बचाने के लिए क्या करता हूं, प्रोविजनल असेसमेंट करवा लेता हूं प्रोडक्ट का, प्रोविजनल असेसमेंट करवा लेता हूं प्रोडक्ट का। तो अगर आप देखो ये तीन टाइप के असेसमेंट हो गए, एक मैं खुद कर रहा हूं सेल्फ असेसमेंट, दो डिपार्टमेंट कर रहा है जब वो रीअसेस कर रहा है, या जब मैं कंफ्यूज हूं तो डिपार्टमेंट के पास चला जाता हूं कि सर आप बता दो यहाँ ये कहाँ क्लासीफाई होगा या उसकी क्या वैल्यू होगी। और एक चौथा असेसमेंट होता है दैट इज कॉल्ड वेर द असेसमेंट वेर ड्यूटी असेस इज व्हाट निल, एक्सपोर्ट के केस में ये होता है, ठीक है। ये है पूरा गैमेट ऑफ असेसमेंट। अब अगर आप देखो मैं आपको कनेक्ट कराऊं हमारे चैप्टर से, तो ये निकल के आता है डेफिनेशन। मैंने वो ये 4 टाइप्स के असेसमेंट है। फर्दर ये सारे जो कीवर्ड्स मैंने करे अभी मैंने एक फ्लो में बताए,
तो मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, आप वहाँ पे कनेक्ट करें, ठीक है। असेसमेंट मीन्स डिटर्मिनेशन और ड्यूटी लाइबिलिटी ऑफ एनी गुड्स एंड अमाउंट और टैक्स वगैरह वगैरह, तो आप उसमें कनेक्ट करके चाहे तो ये चार्ट बनाना हो तो आप चार्ट भी बना सकते हैं। और ये 2 मिनट को प्रॉपर यूटिलाइज करो, ठीक है, पढ़ो। अब करते हैं डेफिनेशन कोस्टल गुड्स की। पहले हम पढ़ते हैं डेफिनेशन। क्या है डेफिनेशन? कोस्टल गुड्स मीन्स गुड्स अदर देन इंपोर्टेड गुड। पहला चीज तो वो गुड्स होना चाहिए। गुड्स की डेफिनेशन अभी हम थोड़ी देर बाद करेंगे। अदर देन इंपोर्टेड गुड्स ट्रांसपोर्टेड इन अ वेसल फ्रॉम वन पोर्ट इन इंडिया टू अनदर पोर्ट। ध्यान दें, यहां वर्ड लिखा हुआ है वन पोर्ट एंड नॉट कस्टम पोर्ट। मतलब जो पोर्ट होते हैं वो 2 टाइप के हुए। इसका मतलब एक हुआ पोर्ट, एक हुआ कस्टम पोर्ट। जैसे ही मैं कहता हूं कस्टम पोर्ट, इसको सीबीआईसी नोटिफाई करता है। जैसे वो नोटिफाई करता है तो प्रॉपर अरेंजमेंट करता है। वहां कस्टम ऑफिसर प्रेजेंट होंगे, वैल्यूएशन ऑफिसर्स होंगे, प्रिवेंटिव ऑफिसर होंगे, काफ़ी सारे ऑफिसर होंगे। वो हम सब्सिक्वेंटली बात करेंगे। यानी पूरा का पूरा कस्टम डिपार्टमेंट वहां पे बैठा हुआ है, वो अपना काम सारा वहां कर रहा है। तो इसके लिए सीबीआईसी क्या करता है? नोटिफाई करता है कस्टम पोर्ट। बट पोर्ट है सिर्फ, तो वहां पे कस्टम डिपार्टमेंट नहीं होगा। अब लेकिन कस्टम एक्ट में इन पोर्ट को भी कंट्रोल करना चाह रहा है डिपार्टमेंट। इसलिए कह रहा है कि अगर कोई कोस्टल गुड्स, यानी फॉर एग्जांपल मैंने अगर आप देखो वहां पे दिखाया, जैसे कंडाला गुजरात के अंदर से टूटिकोरिन पोर्ट गुड्स ट्रांसफर हो रहे हैं। कोस्ट मतलब क्या हुआ? किनारा। तो एक किनारे से दूसरे किनारे अगर वो जा रहे हैं इन अ वेसल, तो अगर ये व्हीकल से जा रहा है तो डिपार्टमेंट कहता है फिर मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर व्हीकल रूट से जा रहा है वो मेरे कंट्रोल में नहीं। बट अगर वो वाया सी रूट जा रहा है तो वो हमारे कंट्रोल में आएगा। क्यों हमारे कंट्रोल में रखना चाह रहा है डिपार्टमेंट? क्यों अपने कंट्रोल में रखना चाह रहा है? फॉर एग्जाम्पल, एक शिप चली यूएसए से, इसे श्रीलंका जाना है
और यहां पे इनका इंटरफेस हो जाए। जब ये छोटी वाली शिप यहां जा रही है, वो कुछ गुड्स इस बड़ी वाली शिप इस छोटी वाली शिप को कुछ गुड्स दे दे, और यहां से ये यहां लेके आ जाए, और यहां पे कोई भी ड्यूटी, मतलब यहां पे कोई ड्यूटी पे ना होगी, तो वो निकल जाएंगे। स्मगलिंग हो सकती है, बदमाशी हो सकती है। इसी कारण डिपार्टमेंट कोस्टल गुड्स को भी कंट्रोल करना चाहता है। फर्दर, अब एक एग्जांपल और लो। क्या एयरक्राफ्ट में ऐसे हो सकता है, एक एयरक्राफ्ट, डोमेस्टिक एयरक्राफ्ट यहां से जा रहा है, एक इंटरनेशनल एयरक्राफ्ट आ रहा है बाहर से, और वो ऐसे दूसरे को फेंके, ये पकड़ तो गुड्स और ले जा, कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी? नहीं हो सकता, अभी तक तो नहीं हो सकता, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं हुई है। ठीक है, तो यहां पे स्मगलिंग को रोकने के लिए कोस्टल गुड्स को डिपार्टमेंट अपने कंट्रोल में लेके आया। और एक, अभी हम एक बिल्डअप करें कुछ चीज़ों को, ये और डिटेल एक चैप्टर है बाकायदा इस पे कोस्टल गुड्स का कस्टम एक्ट में। कस्टम पोर्ट जो होते हैं, ये मैं थोड़ी नॉलेज के लिए बता रहा हूं। जो कस्टम पोर्ट होते हैं इंडिया के अंदर अराउंड 14 या 15 के लगभग मेजर पोर्ट्स हैं। अब मेजर पोर्ट्स क्या हैं और अदर देन मेजर पोर्ट्स है? जो मेजर पोर्ट्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, और उसके अंदर जो मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट एप्लीकेबल होता है। एक पोर्ट है जिसके अंदर ये था आपका एनोर पोर्ट था, जो कंपनीज एक्ट में कवर होता है। जो ये अदर पोर्ट्स होते हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आते हैं। जो अदर पोर्ट्स होते हैं, ये अदर पोर्ट्स स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर आते हैं। ठीक है, जुरिडिक्शन ऑफ रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट, मैरीटाइम बोर्ड्स होते हैं, मैरीटाइम बोर्ड्स के कंट्रोल में आते हैं। तो अब कुछ फटाफट से कुछ और फर्दर डिस्कशन करते हैं। जैसे कोई शिप यूएसए से चली, वो कंडाला पोर्ट पे गई, वहां से वो टूटिकोरिन पोर्ट गई, फिर फर्दर श्रीलंका चली गई। क्या इसमें जो गुड्स हैं वो कोस्टल गुड्स माने जाएंगे? नहीं। सिंपली बस दो पोर्ट अगर ये हैं, कंडाला तो टूटिकोरिन बीच में आ रहे हैं, तो ये नहीं माने जाएंगे कि ये कोस्टल गुड्स है। वो इंपोर्टेड गुड्स ही रहे जो यूएसए से चले थे। ठीक है, इसमें भी सिर्फ अभी मैं एक लाइन का रेफरेंस दे रहा हूँ, डिटेल डिस्कशन उस चैप्टर में हम करेंगे। कुछ पोर्ट होते हैं वो सिर्फ एक्सक्लूसिवली कस्टम गुड्स को डील करते हैं। कुछ पोर्ट्स होते हैं वो एक्सक्लूसिवली सिर्फ कोस्टल गुड्स को डील करते हैं। कुछ एक पोर्ट होते हैं वो दोनों में, वहाँ पे इवन कोस्टल शिप्स भी आती है, और वहाँ पे ये जो वेसल्स होते हैं, इंपोर्टेड वेसल्स, जो वेसल्स में इंपोर्टेड गुड्स आ रही है वो भी आते हैं। तो उसके फिर डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं, और काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के प्रोविजंस लगते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे कोस्टल गुड्स वाले चैप्टर में। तो नाउ क्लोजिंग दिस टॉपिक, कोस्टल गुड्स मीन्स गुड्स अदर देन इंपोर्टेड गुड्स which are transported in a vessel, neither vehicle not aircraft, from one port and not custom port in India to another. तो ये हमारी डेफिनेशन थी व्हाट, कोस्टल गुड्स की। अब आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन, कन्वेंस की। क्या डेफिनेशन कहता है कन्वेंस? कन्वेंस इंक्लूड ऑब्वियसली वेसल, एयरक्राफ्ट, व्हीकल। व्हीकल को फिर यहां पे डिफाइन करा गया सेक्शन 2 सबसेक्शन 42 में। इट मीन्स कन्वेंस ऑफ एनी काइंड यूज ऑन लैंड एंड स्पेशली फिर बोला गया रेलवे व्हीकल। एक क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार आया हुआ, दैट इज पर्सन इन चार्ज ऑफ कन्वेंस। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया, आपको 4 एलिमेंट देने पड़ेंगे, वेसल, एयरक्राफ्ट, रेलवे व्हीकल और लैंड व्हीकल का रेफरेंस। उसको थोड़ा सा अगर आप आगे चलते हो तो आपको डेफिनेशंस मिलेगा, पीछे मैंने दिया हुआ है। वेसल के केस में
द मास्टर ऑफ द वेसल इज ट्रीटेड एज पर्सन इंचार्ज, यानी एक्ट के रिगार्डिंग जो जो कंप्लाइंसेस उस वेसल को करनी है तो फुलफिल कौन करेगा? मास्टर ऑफ द वेसल, नहीं तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ठीक है। एयरक्राफ्ट में कमांडर और पायलट इंचार्ज, रेलवे ट्रेन में कंडक्टर, अच्छा मतलब ये फॉरेन की टर्मिनोलॉजी से यूज हुआ है, वहां पे होते हैं, गार्ड और अदर पर्सन हैविंग द चीफ डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन और एनी अदर कन्वेंस, द ड्राइवर और अदर पर्सन इंचार्ज। तो अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको ये रेफरेंस 4 पॉइंट दोगे तब आधे आधे मार्क्स करके आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। व्हाट इज दे हैव गॉट अ मेजर रोल, वो हम अगले चैप्टर जब हम डिस्कस करेंगे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्रोसीजर, तब वहाँ डिटेल डिस्कशन करेंगे इनको क्या क्या नॉर्म्स कंप्लाइंसेस करनी पड़ती है, क्या डिक्लेरेशन फाइल करनी पड़ती है, क्या डॉक्यूमेंट फाइल करना पड़ता है डिपार्टमेंट के पास, वो हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फिर आते हैं हम अपनी डेफिनेशन पे। अभी तक हमने करा क्या है? इंडिया। सेकंड हमने क्या किया? हमने चार्जिंग सेक्शन पढ़ा, सेक्शन 12। फिर हमने क्या किया? असेसमेंट की डेफिनेशन। फिर हमने क्या किया? कोस्टल गुड्स की डेफिनेशन। मेजर वे में अभी तक हमने ये किया। अब आया कस्टम एरिया। क्या कहता है? कस्टम एरिया मींस, पहले हम एक रीडिंग करते हैं फिर अब इस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। अ कस्टम स्टेशन, फर्स्ट अ वेयरहाउस, सेकंड एंड इंक्लूड्स एनी एरिया इन विच इंपोर्टेड गुड और, वर्ड देखना, एक्सपोर्ट गुड है न के एक्सपोर्टेड गुड्स, आर ऑर्डिनरी केप्ट बिफोर क्लियरेंस बाय द कस्टम अथॉरिटी। क्या हुआ इसका मतलब? फॉर एग्जाम्पल हम एक सिंपल सा लेते हैं, मेट्रो की एरिया। अब मेट्रो की एक एरिया है, यह एक रेलवे स्टेशन की एरिया है, उसके अंदर एक क्या रेलवे प्लेटफॉर्म, एक है क्या स्टेशन, जहां पे आके गाड़ी रुकी, जहां पे आके कन्वेंस रुका। फिर बोला गया और अ वेयरहाउस एंड इंक्लूड्स एनी एरिया इन विच इंपोर्टेड गुड और एक्सपोर्ट गुड। एक्सपोर्टेड गुड्स नहीं बोला गया, इसका मतलब जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट समझेंगे तब समझेंगे, तो मैं आपको लॉजिक बताऊंगा क्यों वर्ड एक्सपोर्ट गुड्स यूज हुआ न के एक्सपोर्टेड गुड्स, आर ऑर्डिनरी केप्ट बिफोर क्लियरेंस बाय द कस्टम अथॉरिटी। तो जरा इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं। अब देखना, गुड्स आए वेसल के अंदर, मैंने कुछ गुड्स इंपोर्ट करे थे और मैं दिल्ली का इंपोर्टर हूं और कांडला पोर्ट पे जाके वो गुड्स उतरे। एक तरीका क्या है, मैं वहां पे जाऊं या मेरा एजेंट जाए, जो मेरा एजेंट वहां पे जाता है उसको कहते हैं कस्टम हाउस एजेंट या कस्टम हाउस ब्रोकर। तो मैंने बोला मेरे एजेंट को कि आप जाके वहां से गुड्स क्लियर करवा दो, काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज फुलफिल करनी पड़ती है तभी गुड्स क्लियर करता है डिपार्टमेंट। दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है, मैं चाहूं मैं क्यों वहां पेन लूं, डिपार्टमेंट को मेरे पास मेरे नज़दीक पहुंचा दे वो गुड्स को, तो बेटर रहेगा, इसके लिए मैं चार्जेस भी पे कर दूंगा। तो होता क्या है, जो इसको कहते हैं गेटवे पोर्ट, सी पोर्ट, सी पोर्ट, ये पोर्ट ऑफ फर्स्ट अराइवल। गुड्स आए, अब मैंने कहा मेरे पास डिलीवर कर दो, तो उसको बोला जाता है इनलैंड कंटेनर डिपो। जो दिल्ली में बच्चे रहते हैं वो शायद जानते होंगे, तुगलकाबाद इनलैंड कंटेनर डिपो, वहां पे उस रेलवे स्टेशन के आसपास बड़े बड़े कंटेनर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दिल्ली के इंपोर्टर ने ये बोला, आप जो गुड्स गुजरात आए थे, डिपार्टमेंट बोला आप मेरे तक पहुंचा दो, उसके जो भी चार्जेस लगेंगे मैं आपको पे कर दूंगा। तो अब यहां से कांडला पोर्ट से यानी गुजरात से दिल्ली तक, यह तो वो रोड के वाया मूव करेगा, यह वो
ट्रेन के वाया मूव करेगा गुड्स वहाँ पे। ये डायग्राम बहुत बार रिपीट होंगे, प्रोसीजर में बार बार रिपीट होंगे, तब जाके आपके दिमाग में पूरा प्लॉट होगा। अभी हम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर रहे हैं। अगर आप देखो आप पे कितने सारे वर्ड्स बम्बार्डेड हो रहे हैं, नहीं एक बार में। इसलिए मैं इवन कहता हूँ कि चाहे 2 बार पहले फर्स्ट ये वाला चैप्टर और अगला चैप्टर आप देख लो, फिर ये पूरा कस्टम आपको कुछ लगेगा नहीं, इट्स वेरी इजी। अब ये जो मूव होते हैं यहाँ से, कहाँ से, कस्टम पोर्ट से और आईसीडी तक, दैट इज इनलैंड कंटेनर डिपो तक। तो ये जनरली कंट्रोल में होते हैं कॉनकॉर, दैट इज कॉल्ड व्हाट, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के कस्टडी में ये मूव होते हैं। ये प्राइवेट एजेंसीज भी हैं कुछ, ये मूव होते हैं। फर्दर एक ऑप्शन ये भी है, जैसे मैंने कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट किया, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं, मैंने बल्क में परचेज किया क्योंकि मुझे सस्ता पड़ रहा था, बट मेरे पास अभी कस्टम ड्यूटी देने के पैसे नहीं। तो मैं डिपार्टमेंट को कहता हूँ आप ऐसे करो, आप ना वहीं पे रख लो। कहाँ पे? वहाँ एक वेयर हाउस में रख लो। तो उस वेयर हाउस में मैं हर थोड़े थोड़े दिन बाद कुछ प्रोडक्ट निकालता रहूँगा। कभी कभी ऐसे भी होता है, वेयर हाउस का कंसेप्ट कैसे आया, गुड्स आए और मैं वहीं गुजरात पोर्ट से मैं उसको क्या कर दूंगा, मैं उसको एक्सपोर्ट कर दूंगा। तो इस चक्कर में कंसेप्ट आया वेयर हाउसिंग का। वेयर हाउस 3 टाइप के होते हैं। पब्लिक, जैसे नाम से समझ में आ रहा है, वो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में आते हैं, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन। प्राइवेट भी होते हैं और एक स्पेशल वेयर हाउस भी होते हैं, वो हम डिटेल डिस्कशन जब चैप्टर रहेगा तब करेंगे। तो मैंने या फिर वेयर हाउस में वहाँ पे कुछ समय के लिए रख लिया। अब अभी हमने क्या पढ़ा, कस्टम एरिया के अंदर क्या क्या आया। पहला उसके अंदर आया कस्टम स्टेशन, वेयर हाउस, यहां पे आके गाड़ी रोकी, वेयर हाउस एंड इंक्लूड्स एनी एरिया इन विच इंपोर्टेड गुड्स और एक्सपोर्ट गुड आर ऑर्डिनरी केप्ट बिफोर क्लियरेंस बाय कस्टम अथॉरिटी। इसमें आईसीडी भी आएगा। अब एक चीज और देखो, ये जो मैंने दिखाया हुआ है कंटेनर फ्रेट स्टेशन, इसका मतलब क्या हुआ, अगर वहां देखो मैंने ये भी एक दिखाया हुआ है, हम अपने बुक के डायग्राम से उठाते हैं। व्हाट इज कंटेनर फ्रेट स्टेशन? ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर ये मान लो 100 कार्टन्स दिल्ली जाएंगे, 50 कार्टन्स मुंबई जाएंगे, 200 कार्टन पुणे जाएंगे। अब मैं क्या करूंगा, नेचुरल है उस कंटेनर को मैंने खोला और मैंने उसमें से, हो सकता है और एक दूसरा कंटेनर हो, इसमें भी 200 कार्टन दिल्ली के हो। अब मैं बेसिकली करूंगा क्या, इनको मिलाऊंगा और इनको एक कंटेनर के अंदर डाल दूंगा, सारे दिल्ली वाले। ये जो पहले डी स्टफिंग निकालना कंटेनर से, फिर उसके बाद में उसको स्टफ करना, फिर वापस कंटेनर में डालना, ये जो एक्टिविटी कैरीड आउट करी जाती है उस जगह को कहा जाता है कंटेनर फ्रेट स्टेशन। आई रिपीट व्हाट आई सेड, कंटेनर फ्रेट, कंटेनर का फ्रेट स्टेशन, यानी कंटेनर में स्टफिंग डी स्टफिंग ये सब एक्टिविटी कैरीड आउट करी जाती है, उसको कंटेनर फ्रेट स्टेशन कहा जाता है। ये क्यों आया, क्योंकि होता क्या था, वहाँ पोर्ट पे बहुत कंजेशन होता था, तो अलग से एरिया स्पेसिफाई करी, वहाँ पे जाके ये स्टफिंग डी स्टफिंग होगा। अब होगा क्या, डिपार्टमेंट भी जाएगा वहाँ पे, चेकिंग करेगा कंटेनर्स की, एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स होंगे, बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं कैरीड आउट करने होते हैं, पेमेंट और ड्यूटीज होते हैं, ये सारी एक्टिविटी वहाँ कैरीड आउट करी जाती है। बट कंटेनर फ्रेट स्टेशन का सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता अपने आप में। यहां पे आप डिलीवरी ऑफ गुड्स नहीं ले सकते कंटेनर फ्रेट स्टेशन में। अगर फर्ज करें हम ये बात करें, अब यहां से
जहाँ पे मैंने मार्क किया, यहाँ पे भी एक पोर्ट है, यहाँ से भी एक पोर्ट, कुछ गुड्स उतरे और दिल्ली के लिए जाने हैं, वो सारे कंटेनर यहाँ एक जगह, एक हब यहाँ मिलते हैं, यहाँ से एक जा रहा है, एक यहाँ से जा रहा है, और वो दिल्ली वाले एक पूरे इकट्ठे होके ये गुड्स ट्रेन के अंदर जाएंगे दिल्ली की तरफ। ठीक है, तो ये कंटेनर ट्रेन स्टेशन है। अब क्या यहां पे मैं डिलीवरी ऑफ गुड ले सकता हूं? नहीं, बिकॉज इट इज सिंपली एन एक्सटेंशन ऑफ अ कस्टम एरिया। बट क्या मैं इनलैंड कंटेनर डिपो पे डिलीवरी ऑफ गुड्स मिल सकती है? आंसर इज यस। अभी मैं एक्ट में जब आपको कनेक्ट कराऊंगा तो और बेटर अंडरस्टैंडिंग समझ में आएगी। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? कस्टम एरिया में क्या आया? पहला कस्टम स्टेशन, दूसरा वेयरहाउस, तीसरा एनी एरिया इन विच इंपोर्ट और एक्सपोर्ट गुड्स आर ऑर्डिनरी केप्ट बिफोर क्लियरेंस बाय कस्टम अथॉरिटी, और फिर आईसीडी अपने आप में उसका एक सेपरेट एग्जिस्टेंस है, वहां पे कस्टम ऑफिसर सब प्रेजेंट रहेंगे, वहां आप डिलीवरी ऑफ गुड्स ले सकते हो। इसी चीज को अगर हम प्लॉट करें, इन केस ऑफ एरोप्लेन, माल आया वाया प्लेन, जैसे माल उतरा यहां पे, अब मैं चाहता हूं कि मेरे घर के पास वो मिल जाए। और एयरपोर्ट में आजकल आप देखते हो बहुत कंजेशन रहता है, बल्कि मुझे तो लगता है आने वाले समय में ये होना शुरू हो जाएगा कि जैसे कोई फ्लाइट अगर जा रही है मुंबई, हाँ तो बोलेगा हाँ भाई, जैसे वो होता है ना बस वाले, हाँ भाई मुंबई, रुक 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 रुक, हाँ मुंबई मुंबई मुंबई, इतना कंजेशन। इस कारण बोला गया कुछ पार्ट, कुछ एक्टिविटी हम कहीं और शिफ्ट कर देते हैं, उसको बोला गया एयर फ्रेट स्टेशन। बट एक चीज ध्यान दें, एयर फ्रेट स्टेशन के अंदर आपको डिलीवरी ऑफ गुड्स मिल जाएगा। तो जब प्लेन उतरी यहां पे, यह तो आपके पास ऑप्शन है वेयरहाउस में रख लो, 3 टाइप के वेयरहाउस है, पब्लिक, प्राइवेट, स्पेशल वेयरहाउस, या फिर आप बोलो ये तो आप डायरेक्टली वहीं से छुड़वा लो, दूसरा आप वेयरहाउस में रख लो, तीसरा आप एयर फ्रेट स्टेशन में लेके आ जाओ और आप डिपार्टमेंट बोलो मैं यहां से छुड़वा लूंगा गुड्स को। तो इफ यू सी द डिफरेंस इन दिस, द कंटेनर फ्रेट स्टेशन पे आप डिलीवरी नहीं ले सकता, मैं अभी आपको मैं एक्ट में कनेक्ट कराऊंगा, बट आईसीडी इनलैंड कंटेनर डिपो एंड एयर फ्रेट स्टेशन दोनों एक ही चीज है। तो सबसे पहले तो हम एक डिफरेंस पढ़ते हैं आईसीडी और कंटेनर फ्रेट स्टेशन में। आईसीडी इज लाइक अ कस्टम स्टेशन, इनलैंड कंटेनर डिपो इज अ लाइक अ कस्टम स्टेशन, लाइक अ पोर्ट और एयर कार्गो यूनिट। तो इसको बोला जाता है ड्राई पोर्ट। मैंने अभी आपको जो बताया था, ये बने सी पोर्ट, ये पोर्ट ऑफ फर्स्ट अराइवल, ठीक है, ये वाला बना सी पोर्ट, ये पोर्ट ऑफ फर्स्ट अराइवल, और ये कहा जाता है क्या? ड्राई पोर्ट। ड्राई पोर्ट मतलब यहां पे सी तो है नहीं, बिकॉज ऑफ कन्वीनियंस टू द इंपोर्टर ये कंसेप्ट आया। तो अगर यहां देखो, आईसीडी इज अ कस्टम स्टेशन लाइक अ पोर्ट और एयर कार्गो यूनिट्स, यू कैन टेक अ डिलीवरी ऑफ गुड्स एज अ इंपोर्टर फ्रॉम हियर फॉर द पर्पस ऑफ अनलोडिंग ऑफ इंपोर्टेड गुड्स एंड लोडिंग ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स। एक्सपोर्टेड गुड्स नहीं है। CFS इज ओनली अ कस्टम एरिया, ये एक्सटेंशन ऑफ कस्टम एरिया है, लोकेटेड इन द जुरिडिक्शन ऑफ प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ कस्टम, exercising control over a specified custom port, airport, land custom station ICD. It is simply is an extension of a customs station set up with the main objective of, इतना भीड़ भड़का हो गया इसको डीकंजेशन करने के लिए स्पेसिफाई हुआ है। तो वो हमेशा अटैच होगा एक कस्टम एरिया से। ICD कैन हैव अ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इट इज़ अ सेल्फ कंटेन्ड कस्टम स्टेशन जहाँ पे आप डिलीवरी ऑफ गुड्स ले सकते हो। CFS बाय इटसेल्फ कैनॉट हैव अ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इट हैज़ टू बी लिंक्ड टू अ कस्टम स्टेशन।
कस्टम मैनिफेस्ट, बिल ऑफ एंट्री, शिपिंग बिल, ये सारी टर्मिनोलॉजी हम डिटेल डिस्कशन अभी बाद में करेंगे, ठीक है। ये पढ़ना चाहो इतना सा आप पढ़ सकते हो, बाकी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तब और ज़्यादा क्लैरिटी आती जाएगी। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ पढ़ने के लिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। फर्दर, कस्टम स्टेशन मतलब क्या हुआ, ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में पढ़ने के लिए दे दूंगा। अगर आप देखो कस्टम स्टेशन मतलब क्या हुआ, कस्टम पोर्ट, कस्टम एयरपोर्ट, इंटरनेशनल कोरियर टर्मिनल, फॉरेन पोस्ट ऑफिस, या लैंड कस्टम स्टेशन। मैंने आपको एक सिंपल बताया, ऐसे समझ लो स्टेशन पे आके गाड़ी रुकी, दैट इज व्हाट कस्टम स्टेशन। उसके इर्द गिर्द की सारी एरिया को मिला के क्या बना, कस्टम एरिया। यहां क्या बोला गया है, कस्टम एरिया मीन्स एनी पोर्ट अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 7A टू बी कस्टम पोर्ट। अभी मैंने आपको एक मतलब समझाया था जब मैं कोस्टल गुड्स की डेफिनेशन समझा रहा था। पोर्ट 2 टाइप के हुए, एक हुआ पोर्ट, एक हुआ कस्टम पोर्ट। यानी जब ये पोर्ट अपॉइंट हुआ था, ठीक है, जब सीबीआईसी इसको अपॉइंट करेगा तो इंश्योर करेगा प्रॉपर कस्टम डिपार्टमेंट वहां पे प्रेजेंट रहना चाहिए। सारे ऑफिसर्स है, प्रिवेंटिव ऑफिसर है, मैरीटाइम ऑफिसर्स है, वैल्यूएशन ऑफिसर है, एग्जामिनेशन ऑफिसर्स है, वो सारे ऑफिसर्स वहां पे प्रेजेंट रहेंगे। फिर कहता है इंक्लूड्स अ प्लेस अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 7A टू बी आईसीडी। मैंने आपको क्या बोला था, आईसीडी का एक सेपरेट एग्जिस्टेंस है, यहां पे आप गुड्स की डिलीवरी ले सकते हैं। कस्टम एयरपोर्ट मींस अ एयरपोर्ट अपॉइंट हुआ, यानी डिपार्टमेंट इंश्योर करेगा कि पूरी टीम वहां बैठी है, ठीक है, सीबीआईसी इंश्योर करेगा कि पूरी टीम वहां बैठी है अंडर सेक्शन 7A बी टू बी कस्टम एयरपोर्ट एंड इंक्लूड्स अ प्लेस अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 7A टू बी एयर फ्रेट स्टेशन। अब एक चीज देखो, एयर फ्रेट स्टेशन और आईसीडी इक्विवेलेंट है। यहां पे वर्ड कंटेनर फ्रेट स्टेशन का नहीं आया, क्योंकि कंटेनर फ्रेट स्टेशन सिर्फ एक्सटेंशन है किसका, कस्टम एरिया का। और आप कंटेनर फ्रेट स्टेशन पे डिलीवरी नहीं ले सकते। अगर बीच में कोई एक हब बना दिया जहाँ पे ये सारे एग्रीगेशन सेग्रीगेशन अगर हो रहा है, तो वहाँ पे आप डिलीवरी ऑफ गुड्स नहीं ले सकते, ठीक है। कभी कभी जैसे मेन पोर्ट में जगह नहीं होती तो एक्सटेंडेड लेवल पे और एक जगह ले ली जाती है दूर, वहाँ पे पूरा एक फ्रेट स्टेशन बना दिया जाता है। डिपार्टमेंट वाले वहाँ जाके एग्जामिनेशन कैरीड आउट करेंगे, बट आपको डिलीवरी ऑफ गुड्स वहाँ नहीं दिया जाएगा अगर अलग से है, वो एक्सटेंशन है कस्टम एरिया का, इसलिए यहाँ स्पेसिफाई नहीं हुआ। फिर आया लैंड कस्टम स्टेशन मीन्स अ प्लेस अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 7 टू बी लैंड कस्टम स्टेशन। अब
जैसे अमृतसर रेलवे स्टेशन, अब लैंड से 2 रूट से आ सकता है, या तो व्हीकल रूट से आ सकता है या रेलवे स्टेशन से। अगर रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं तो ये कुछ स्पेसिफाई एरिया है, वहीं आएंगे, ये पूरी रेलवे जो गुड्स उतरेंगे वो इन्हीं लैंड कस्टम स्टेशन पे उतरेंगे, इन्हीं रेलवे स्टेशन पे उतरेंगे। या अगर पर्टिकुलर जैसे नेपाल से कोई ट्रक आ रही है, उसमें कुछ गुड्स आ रहा है, इंपोर्टेड गुड्स का सामान, तो उसके अंदर भी वो रूट स्पेसिफाई है, वो पर्टिकुलर स्टेशन पे आके के वाया ही आएंगे, पर ही आएंगे। ठीक है। फिर अभी ये जो 2 लेटेस्ट इंसर्शन हुआ क्या, इंटरनेशनल कोरियर टर्मिनल का और फॉरेन पोस्ट ऑफिस का, क्यों हुआ? इसका रीजन है जो इंटरनेट आज की डेट में इतने मास लेवल पे गुड्स इंपोर्ट, मतलब गुड्स आते हैं वाया कोरियर, वाया पोस्ट, गए, हमने वेबसाइट पे अमेज़न पे कोई प्रोडक्ट स्पेसिफाई कर दिया कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, तो इतना मास लेवल पे काम हो रहा है। तो पहले क्या होता था, जो पोस्ट ऑफिस थी ये भी वहीं पे कस्टम एरिया के इर्द गिर्द आती थी। बाद में अब इस पूरे प्रोसेस को डिसेंट्रलाइज कर दिया गया है। इवन लोकल लेवल पे फॉरेन पोस्ट ऑफिस को स्पेसिफाई कर दिया गया है कि ये पोस्ट ऑफिस माना जाएगा व्हाट, कस्टम स्टेशन है, यानी यहाँ पे इंपोर्टेड गुड्स, नहीं तो वहाँ सरदर्दी होती थी कस्टम एरिया के अंदर। वो एक फॉरेन वो प्रोसीजर जब हम पोस्ट ऑफिस का करेंगे तब ये डिटेल डिस्कशन करेंगे, वहाँ पे कस्टम डिपार्टमेंट चेक कर रहा है, वेट कर रहा है, ये सब कर रहा है, तो वो चीज़ अब लोकल लेवल पे दे दी गई है वहाँ पे, पर एक कस्टम ऑफिसर मतलब कस्टम ऑफिसर स्टेशन रहेंगे। ठीक है। तो इंटरनेशनल कोरियर टर्मिनल, ये फॉरेन पोस्ट ऑफिस भी, आपको जैसे कोई गुड्स वाया पोस्ट भेजना है तो आप अपने एरिया में जाके पता करना, एक पर्टिकुलर पोस्ट ऑफिस होगी जिसको स्पेसिफाई करा होगा व्हाट, फॉरेन पोस्ट ऑफिस। अब इसके बाद मैं आपको 4-5 मिनट दे दूंगा पढ़ने का। सेक्शन 7 ऑफ द कस्टम एक्ट empowers the board to appoint by notification in official gazette custom port and custom airport और लैंड कस्टम स्टेशन। फिर बोला गया इनलैंड कंटेनर डिपो और एयर फ्रेट स्टेशन। अब इसके अंदर कंटेनर फ्रेट स्टेशन नहीं आया, यानी डिपार्टमेंट जब भी सीबीआईसी, वैसे मैं पता नहीं बार बार डिपार्टमेंट कर रहा हूँ, सीबीआईसी विल बी द करेक्ट वर्ड, डिपार्टमेंट तो कस्टम डिपार्टमेंट हुआ, तो सीबीआईसी नोटिफाई करेगा ऑफिशियल गैजेटी में कि ये कस्टम पोर्ट, कस्टम एयरपोर्ट है, ये आईसीडी है, ये एयर फ्रेट स्टेशन, लैंड कस्टम स्टेशन है, यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट की डिलीवरी ले सकते हो। रूट्स अलोन विच द गुड्स और एनी क्लास ऑफ गुड्स स्पेसिफाइड इन नोटिफिकेशन मे पास बाय लैंड और इनलैंड वाटर इनटू और आउट ऑफ इंडिया। अगर इस रूट के अलावा कोई रूट से आया तो उसको स्मगलिंग माना जाएगा। गुड्स कन्फिस्केट हो सकते हैं, पेनल्टी भी लग सकती है, इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। ठीक है। द कोस्टल पोर्ट्स, मैंने आपको मतलब समझाया था कोस्टल पोर्ट्स का, फॉर कैरिंग और ट्रेड इन कोस्टल गुड्स और एनी क्लास ऑफ गुड्स विथ ऑल और एनी ऑफ द स्पेसिफाइड पोर्ट इन इंडिया एंड फॉरेन पोस्ट ऑफिस इंटरनेशनल कोरियर टर्मिनल। तो अभी मैं आपको 3-1 मिनट देता हूं, एक बार आप पढ़ लें इसको यहां तक, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 3 और यूटिलाइज करो, क्योंकि आई नो नंबर ऑफ न्यू वर्ड्स आर बीइंग बम्बार्डेड। अभी इसको यहाँ ख़त्म करके फिर मैं सारा रिपीट कराऊंगा, ये सारा जो हमने पढ़ा है, चाहे हमें टाइम लगे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें इनमें पूरी पकड़ आ जाए।